धन्यवाद रणधीर जी। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की और गौरव की बात है कि मुझे थोड़ा सा समय राहुल जी का परिचय रखने के लिए यहाँ पे आपने दिया है। राहुल जी को हम सब इस देश के उज्जवल पत्रकारिता के क्षेत्र के उज्जवल नक्षत्रों में हम सब मानते हैं। और लगातार उनका उनके प्रति जो आकर्षण है वो हम सबका निरंतर बना हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको तब से देखता पढ़ता रहा हूँ और सुनता रहा हूँ, जब सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की श्रद्धांजलि उन्होंने जनसत्ता में लिखी थी, पूरे एक रविवासरी में। और हम सब ने उनको एक सितारे के रूप में निरंतर देखा है। अनुपम मिश्र जी ने कभी विनोद वश कहा था कि प्रभाष जी को एक संपादक की आवश्यकता थी। तो हमने कहा कि आपको एक संपादक भी देंगे और जनसत्ता के लिए एक बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व भी आपको देंगे। और इस तरह से राहुल जी जनसत्ता को मिले। अब ये जैसा भी है विनोद में, लेकिन ये जनसत्ता की अपनी जो छवि है उसमें और निखार निश्चित रूप से राहुल जी के माध्यम से आया। इस सब को हम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि सुरेंद्र प्रताप सिंह के बाद उन्होंने किस तरह से आज तक को संभाला और भारतीय पत्रकारिता में, हिंदी पत्रकारिता में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद राहुल जी का हिंदी की पत्रकारिता में पदार्पण ठीक उसी तरह से है जैसे हरिवंश राय बच्चन ने अंग्रेजी में पीएचडी करने के बाद हिंदी में अपना लेखन जारी रखा। अन्यथा हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी के प्रति लोगों में जो मोह है, जो आकर्षण है, उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम सब पिछले लंबे समय से राहुल जी को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में देख रहे हैं, और वो ये कि हिंदी की गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा के लिए वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के विचारों को बदलने का काम कर रहे हैं, हिंदी के प्रति प्रेरित करने के लिए कि हिंदी की गरिमा और सम्मान बचे, वो शायद फादर कामिल बुल्के से लेकर और अब तक जिनने हिंदी को लेके, हिंदी के सम्मान की रक्षा के लिए काम किया है, उस श्रृंखला में राहुल देव जी एक बहुत उज्जवल नक्षत्र हैं। हम सबको याद है कि आलोक तोमर जी के निधन के बाद उनकी स्मृति में जो ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ, उसमें वे इसी विषय पर बोले थे। हम सब निरंतर उनको सुनते आ रहे हैं। आज हम सब राहुल जी को सुनेंगे। आज का जो सार्वजनिक जीवन है उसको किस तरह से देखते हैं, महात्मा गांधी और पत्रकारिता, इन तीनों आयामों पर राहुल जी को हम सुनेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी। अब बहुत ही आदर के साथ मैं श्री राहुल जी को निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। जी। बहुत धन्यवाद रणधीर जी और जयंत जी। मैं अनुरोध ये करूंगा कि जो जयंत जी ने कहा है उसको आप उनका केवल प्रेम और स्नेह मानकर सम्मानित महसूस करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण विभाग की इस गोष्ठी के लिए मेरे बारे में मुझे निमंत्रित किया गया। गांधी जी पर शायद ये मेरा पहला व्याख्यान होगा और इसका सारा श्रेय भी जयंत जी को जाता है। मैंने उनसे ही कहा कि आप ही अपनी ओर से विषय तय करिए, आप मुझे बताइए कि क्या ठीक होगा। उन्होंने ये विषय तय किया, मुझे बताया और मुझे लगा कि इससे अच्छा क्या विषय हो सकता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ जयंत का। ये मैं जरूर कह दूं कि जयंत क्या मैं बहुत पुराना प्रशंसक हूं, जब से जाना है तब से प्रशंसक हूं।
और मुझे उनके गुणों के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक सच्चे गांधी की राह पर चलने और गांधी को जीने वाले कार्यकर्ता और चिंतक नागरिक की कल्पना अगर हम करना चाहें, उसको देखना चाहें, तो हम जयंत में देख सकते हैं। ये ऐसी बात है, ये बहुत कठिन कसौटी है। और उन्होंने जो कि एक बहुत अच्छा तथ्य बताया कि मेरे जब सत्ता में आना अनुपम भैया के कारण हुआ था, अनुपम मिश्र जी के कारण, तो उनको मैं, अनुपम जी को मैं जो एक सात्विक कर्ता की परिभाषा गीता में है, उस रूप में हमेशा देखता रहा उनको। आप उसको गांधी जी के एक सात्विक कार्यकर्ता और उनके अनुयायी के रूप में भी देख सकते हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही था, जिसको देखकर हम हर समय कुछ न कुछ सीख सकते थे, पा सकते थे। मुझे सौभाग्य है कि मैं अनुपम जी को भी थोड़ा सा जान सका, उनसे मिल सका। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि रमाशंकर जी भी मेरे मित्र रहे हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, आलोक के समय से ही मित्र हैं। ये भी एक बहुत पुराना संबंध है। तो कई तरह का सौभाग्य मुझे आज अनुभव हो रहा है यहाँ आपके साथ इस मंच पर उपस्थित होते हुए। गांधी पर बोलना बहुत कठिन है मेरे लिए, तो है ही, विशेष तौर पर जब वो पहला हो। मैं राजनीति विज्ञान का छात्र नहीं हूँ, कभी विद्यार्थी नहीं रहा, तो राजनीति शास्त्र की जो एक उसकी अपनी एक भाषा होती है, उसकी जो शब्दावलियां होती हैं, उनसे मैं कहीं बहुत ज्यादा परिचित हूँ ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह से, एक पाठक और एक थोड़ा बहुत सोचने समझने वाले, देश को, देश के बड़े लोगों को समझने की इच्छा रखने वाले पत्रकार के रूप में मैंने गांधी को जैसा देखा है, जैसा पाया है, जैसा समझा है, वो आपके सामने रखूंगा। हम जानते हैं कि आज गांधी की बात करना एक थोड़ा जोखिम का काम है। जो समय है, आज का जो सार्वजनिक जीवन है भारत का, उसमें गांधी एक वर्ग के लिए, जो बहुत इस समय सबसे प्रभावशाली वर्ग है, प्रभुत्व में है, उस वर्ग के लिए और उसके बहुत सारे अनुयायियों के लिए, समर्थकों के लिए, गांधी एक उपेक्षित और उपेक्षणीय और एक बोझ की तरह की उपस्थिति है, और एक नाम है, और एक व्यक्ति है। कई बार ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद हो जाता है तो एक आज के भारत के सार्वजनिक जीवन की विडंबना से ही बात शुरू करें। विडंबना ये है कि जो हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हैं, वो देश विदेश में जब ऐसे अवसर आते हैं तो वो गांधी को प्रणाम करते हैं, उनकी स्मृति को नमस्कार करते हैं, उनकी बहुत उनकी अच्छी बातें, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को सबके लिए, विश्व के लिए, भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण मानते हैं। हमने देखा कि अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें पहली बार शायद ये दृश्य सबने देखा, फोटो सबने देखा होगा कि 20-25 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ राजघाट पर गांधी के सामने सर झुकाए खड़े थे। ये दृश्य दुनिया के लिए भी विरल है और दुर्लभ है। तो कुछ ऐसा है कि देश हो या विश्व हो, उसके प्रमुखतम लोगों को गांधी की महत्ता को, उनकी महिमा को स्वीकार करने की जरूरत महसूस होती है, या दबाव महसूस होता है। भारत के बारे में कहें तो शायद जरूरत भले ही ना महसूस होती हो, लेकिन एक तरह का दबाव महसूस करते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो थोड़ा इसको ठीक नहीं समझा जाएगा दुनिया में।
विडंबना का दूसरा पक्ष ये है कि उन्हीं में से कई लोगों के बहुत काफी अच्छी खासी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं, वो एक नई तीव्रता के साथ, लगता है एक नई उत्कटता के साथ गांधी को गाली देने में गौरव का अनुभव करते हैं। जो गोडसे की प्रशंसा और गांधी को गाली, ये दोनों काम एक साथ करने में उनको कोई संकोच नहीं होता। तो ये भी हमारे सार्वजनिक जीवन की एक मजेदार रोचक स्थिति है। तो इसमें ये मैं नहीं जानता, मेरी चाहूंगा कि यहाँ पर विद्यार्थी हैं जो निश्चित ही हैं, उनसे कुछ हम संवाद भी करें। तो अलग अलग वर्गों के युवाओं से बात करके, उनसे सोशल मीडिया पे संवाद करके, कई तरह के उनके मन में जो गांधी को लेकर हैं, गांधी की प्रासंगिकता को लेकर हैं, गांधी की भूमिका को लेकर हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उसको आज़ादी दिलाने में गांधी की भूमिका थी कि नहीं, क्या थी, वो अंग्रेजों के एजेंट थे या वो कुछ और थे, या वो देश को आज़ादी दिलाने वाले सबसे प्रमुख लोगों में से प्रमुख थे। तो ये दो तीन तरह के ध्रुवों के बीच में आज के युवा को, और मैं पाता हूं कि बड़े वयस्क पढ़े लिखे लोग भी इन दो ध्रुवों के बीच में कहीं मंडराते रहते हैं। तो आज के सार्वजनिक जीवन की प्रकृति को समझने के लिए, और उस प्रकृति में के साथ साथ गांधी क्या थे और आज वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, एक शरीर के रूप में नहीं, एक देह के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में नहीं, लेकिन एक सिद्धांत के और एक आचरण के तरीके के रूप में, एक आदर्श के रूप में क्या हो सकते हैं, अगर कुछ हो सकते हैं तो। और इसके बाद फिर आज की पत्रकारिता पर, जैसा कि पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वो पत्रकारिता पर बात करे, हालांकि वो अब कोई मेरे लिए बड़ा सुखद प्रिय विषय नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जयंत का आदेश है तो वो भी करेंगे। तो हम आज के अपने सार्वजनिक जीवन के कुछ प्रमुख तत्वों को समझने की कोशिश करें कि क्या हैं जो कुछ विशेषताएं हैं जो आज प्रमुखता से हम अनुभव करते हैं। जैसे मैं अपने लिए कहूं, और मैं समझता हूं कि शायद मेरी उम्र के कुछ और लोग भी होंगे, यहाँ वरिष्ठ लोग तो हैं, जयंत भी हैं और लोग भी हैं, होंगे ही। तो पिछले, मुझे लगभग पत्रकारिता में 40 साल हुए, तो कह सकते हैं कि एक नागरिक, सजग नागरिक के रूप में 40 साल का जीवन है अपना। तो इस समय के दौरान जो बदलाव देखा है, उस समय जब हम नागरिक बने, सक्रिय हुए, उस समय का जो माहौल था, जो सार्वजनिक जीवन था देश का, और आज का जो माहौल सार्वजनिक जीवन और उसका चरित्र है, प्रकृति है, उसमें एक बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। मैं यहाँ पर आर्थिक, तकनीकी, शहरीकरण, औद्योगिकरण, उपभोग की नई वस्तुएं और उन सब की अभी बात नहीं करूंगा, वो आज हमारा विषय भी नहीं है। लेकिन हम सामाजिक वातावरण की बात करें, सामाजिक जो हमारा लोकवृत्त है, जिसे हम पब्लिक स्फीयर कहते हैं, हम उसकी प्रकृति की बात थोड़ी सी कर सकते हैं। आज जो एक सामान्य राजनीति, हम जानते हैं कि हम, मुझसे ज्यादा शायद आप लोग ही जानते हैं, आप तो उसको पढ़ाते और पढ़ते हैं, कि वो कितनी शक्तिशाली है, हर देश काल परिस्थिति में कितनी प्रभावशाली है, और कितनी केंद्रीय है किसी भी राष्ट्र राज्य के जीवन में और विश्व के जीवन में। तो वो तो रहने वाली है, हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। तो उसका अपना चरित्र, राजनीति कैसे होती है, जैसे कैसे की जाती है, उसकी परिपाटियां कैसी हैं, उसके तौर तरीके कैसे हैं, राजनीतिक सिद्धांतों की बात भी उसमें आएगी कि क्या कोई सिद्धांत हैं जिनके आधार पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां या विचारधाराएं एक दूसरे से संघर्ष कर रही हैं, सह अस्तित्व में हैं। और फिर जो लोग
राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में प्रमुख पदों पर हैं, प्रमुख भूमिकाओं में हैं, उनका अपना आचरण, उनकी कही हुई बातें, तो उनकी कथनी, उनकी करनी, और वो कुछ सैद्धांतिक पीठिकाएं जिन्हें वे अलग अलग सैद्धांतिक वैचारिक विचारधारात्मक राजनीतिक पीठिकाएं जिनके आधार पर वो दावा करते हैं कि वो अपनी राजनीति को खड़ा करते हैं। इन सब के भीतर हमारा लोकवृत्त और सार्वजनिक जीवन चलता है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोग, हमारे बौद्धिक जगत में सक्रिय लोग, उनका चिंतन, उनकी रचनाएं, उनके विमर्श, उनकी पुस्तकें, उनका लेखन, ये सब भी आते हैं। और एक सामान्य जो सामाजिक जीवन होता है उसकी तो सारी अपनी विविधताएं हमारे साथ हैं ही। तो मैं अगर पहले से आज की तुलना करूं तो आज कम से कम मुझे एक बहुत तीखा, अशांत, आक्रामक और बौद्धिक और वाचिक रूप से हिंसात्मक, हिंसा से भरा हुआ एक सार्वजनिक जीवन दिखता है। द्वेष बढ़े हैं, खाइयां बढ़ी हैं, एक दूसरे के प्रति कटुताएं, कड़वाहटें बढ़ी हैं, प्रतिद्वंदिताएं शत्रुताएं में बदल गई हैं। हमें वाणी का न तो संयम दिखाई देता है, न कोई संयत और गंभीर विमर्श की संभावना सार्वजनिक रूप से बड़े मंचों पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर पत्रकारिता को जोड़ ही लें तो अच्छा होगा, बाद में इंतजार करने से क्या फायदा, क्योंकि हमारा सार्वजनिक जीवन और उसके माहौल का निर्माण करने में मीडिया, पत्रकारिता आज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पहले भी निभाता था, अब वो और बड़ी हो गई है, ज्यादा सर्वव्यापी हो गई है, और वो एक निर्माणकारी तत्व है हमारे सार्वजनिक जीवन के चरित्र का, इसलिए उसको भी शामिल करना होगा। तो उसके चरित्र में, उसके आचरण में जो बदलाव आया है, जो मैंने देखा 40 साल पहले जब मैं एक विद्यार्थी था पत्रकारिता का, तब से, तो उसमें जो बदलाव हमें आज देखते हैं वो समाज के और सार्वजनिक जीवन के बदलावों से कोई बहुत अलग नहीं है, और शायद अलग हो भी नहीं सकते। राजनीति पहले भी थी, अलग अलग पार्टियां पहले भी थी, विचारधाराएं अलग थी, विचारधाराओं में संघर्ष होता था, पार्टियों में संघर्ष होता था, आंदोलन होते थे, एक दूसरे का विरोध होता था, संसद में, विधानसभाओं में, चुनाव में खूब तल्खियां आती थी। प्रचार अभियान उस समय के संसाधनों के अनुसार उतने ही जोरदार और तीखे होते थे जैसे शायद आज होंगे, आज हैं। और आजकल आप तो बैठे ही हैं चुनाव वाले प्रदेश में, तो उसमें ये जो समाज की ये कुछ प्रवृत्तियां थोड़ी और ज्यादा मुखर और प्रखर हो जाती हैं और ज्यादा अपनी उपस्थिति महसूस कराती हैं। तो आप लोग तो निश्चित ही कर रहे होंगे, हम भी यहाँ चूंकि पत्रकार हैं इसलिए दिल्ली तक उनकी धमक आती ही है और हम भी अनुभव करते हैं। तो क्या है सार्वजनिक जीवन में, अगर मैं बता दूं, आज एक रोचक चीज ये हुई जयंत की, हमारे एक युवा मित्र ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो मुझे आज ही मिली है क्योंकि मैं उसको पढ़ना चाहता था। वो गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में। तो मैं उसको आज के विमर्श में, चर्चा में शामिल नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले उसको पढ़ना चाहता हूं। लेकिन यह भी एक ऐसा गांधी का पक्ष है जिस पर आज के युवा बहुत प्रश्न करते हैं और बड़ों के दिमाग में भी प्रश्न है, और मैं समझता हूं कि कभी किसी अवसर पर इस पर बातचीत होनी चाहिए। इस पर कोई इससे बचने की, छुपाने की और दूर हटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पहला उदाहरण मैं देता हूं आज के सार्वजनिक जीवन की एक अलग नई विशेषता का। अभी 2 दिन पहले, ये शायद कल या परसों ही, एक चुनाव सभा में
हमारे देश के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली और शक्तिशाली पदासीन व्यक्ति ने ये कहा कि मतदाताओं का आह्वान किया कि वोट ऐसे डालिए जैसे उनको यानी विपक्षी पार्टियों को फांसी दे रहे हैं। ये वाक्य और ये विचार अकल्पनीय है किसी भी लोकतंत्र के लिए, और ये ऐतिहासिक है क्योंकि ये मेरे लिए कम से कम अभूतपूर्व है। मैंने इस तरह की बात इतने प्रमुख और महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से सार्वजनिक रूप से कभी नहीं सुनी। और अगर हम थोड़ा सा रुक कर इसके पीछे की सोच और इसके पीछे के भाव और उस पृष्ठभूमि, उस भाव भूमि को समझने का प्रयास करें जहां से ये विचार, ये शब्द पैदा हुए, तो दिल दहलाने वाली चीज हमें दिखाई देती। और अगर शिखर से इस तरह की बातें खुलेआम कही जाएंगी तो जो नीचे हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं, जो उससे संदेश और मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं, उनकी भाषा, उनके भाव और उनका आचरण जो पहले से ही बहुत हिंसक और आक्रामक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हम चाहे तो राजनीतिक शास्त्र की आपकी जो अपनी विधाएं हैं, आप उस दृष्टि से इसका विवेचन कर सकते हैं। मैं एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से इसको देख रहा हूं और इसको मैं बहुत भयानक पाता। जब हम गांधी के संदर्भ में बात कर रहे हो, गांधी हमारे इस विमर्श में, चर्चा में मौजूद हों, तब तो ये बात एक अलग ही रूप ले लेती है। अपनी भयावहता में शायद इससे गंभीर बात, इससे भयावह बात शायद ही कही गई हो भारत में ऐसे उस पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा। तो एक व्यक्ति जो आज का हमारा संदर्भ है, जिसने मन, वाणी और कर्म, आचरण की अहिंसा को अपने जीवन का, अपने सार्वजनिक जीवन का, अपने राजनीतिक संघर्ष का, सामाजिक संघर्ष का, भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला मूल आधार बनाया। 2 आधार बनाए गांधी ने, सत्य और सत्य का आग्रह यानी सत्याग्रह, और अहिंसा। हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। 2 ही सबसे प्रमुख देन हैं गांधी की भारत और संसार को। सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा जो उसी का एक भाग है, और संपूर्ण अहिंसा। संपूर्ण अहिंसा को हम बहुत लोग मानते हैं, कई बार हमें भी लगता है कि जब हिंसा मनुष्य की प्रकृति में, उसके होने मात्र में इतनी गहराई से बैठी हुई, जब राज्य एक सैद्धांतिक रूप से, राज्य भी एक हिंसक निर्मित है, क्योंकि राज्य बिना हिंसा के, बिना दंड के राज्य नहीं हो सकता, और बिना दंड के, बिना राज्य के व्यवस्था नहीं हो सकती, और बिना व्यवस्था के समाज नहीं चल सकता। तो ये जो उसमें अहिंसा की बात करना और उसको सर्वोच्च मूल्य बनाना सत्य के साथ, ये अपने आप में एक बहुत अजीब बात उस समय भी लोगों को लगती थी, आज पहले से भी ज्यादा लगती है। उस समय शुरू में जब कही गई तो अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे इस देश ने उसको स्वीकार कर लिया। न केवल स्वीकार कर लिया एक व्यक्ति के कहने से, लेकिन उस पर चलने का भरपूर प्रयास भी किया। खूब दूर चला ये देश इन 2 सिद्धांतों की कदमों पर। इनको अगर हम कदम, दो टांगे मान लें, तो इन पर देश चला, काफी आगे तक चला। इतना चला कि देश को आजाद बनाने में जो कई धाराएं मिली, सब कई धाराओं का सम्मिलित सहयोग हुआ, योगदान हुआ, उसमें सबसे प्रमुख धारा इसको माना गया। उस देश में, उस मिट्टी में, जिसमें वो भाव, वो विचार, वो व्यक्ति पैदा हुआ था, वो आंदोलन पैदा हुआ था, उस मिट्टी में और उस हवा में
उस माहौल में इस तरह की बात कही जाए सर्वोच्च पद से, तो ये एक इतना बड़ा परिवर्तन है कि इसका वर्णन कठिन है। और हम क्या पाते हैं भारत के आज के सार्वजनिक जीवन में? मैंने उल्लेख कर दिया, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। आक्रामकता, वैचारिक, वाचिक और शारीरिक भी हिंसा अपने विरोधियों के प्रति या उनके प्रति जो हमारा कोई प्रत्यक्ष, जिनसे हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा परिचय भी नहीं, लेकिन वो केवल उनकी एक पहचान है जिस पहचान से हम नफरत करते हैं या उनसे नफरत करना हमें सिखा दिया गया है। इसलिए हम उनके प्रति कितने भी हिंसक हो जाएं, हमें कोई संकोच नहीं होता और हमें कोई उनको जानने की भी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। वो केवल उनकी एक पहचान है, एक रूप है, एक नाम है, इतना ही उनको मार दिए जाने के लिए काफी, पीटे जाने के लिए काफी। ऐसा नहीं था पहले। हिंदू मुस्लिम दंगे पहले भी होते थे। हिंदू मुस्लिम दंगे तो 100-150 सालों से हो रहे हैं, गांधी के समय भी हो रहे थे, उनके आने से पहले भी हो रहे थे। ये खाई उनके आने से काफी पहले बन चुकी और आज भी बनी हुई। लेकिन कुछ जगहों पर एक अंतराल के बाद दंगे भड़कना एक चीज है, लेकिन एक ऐसी समाज का बन जाना, एक पूरे समाज के तापमान का इतना ऊंचा हो जाना कि छोटी सी चिंगारी, एक छोटी से छोटी चीज एक लपट बन सकती है, एक आग बन सकती है, एक अलाव और एक अग्निकांड बन सकती है, हत्याकांड बन सकती है। यह नहीं था। विपक्षी और विरोधी या जो हमसे अलग है उसके प्रति ऐसा द्रोह भाव नहीं। और हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके लिए आज की बात तो जाने दें, लेकिन जब वो जीवित था, सक्रिय था, उस समय दुनिया उनको कैसे देख रही थी, ये आज सुनकर पढ़कर हैरानी होती है। अभी कुछ दिन पहले मुझे इंटरनेट पे किताब मिल गई, रोमा रोला की गांधी से उनका पत्र व्यवहार है, पुस्तक के रूप में छपी हुई है। अभी तो मुझे इंटरनेट पे मिल गई तो मैं उसको पढ़ रहा हूँ। मैं जितना मैं कुछ पढ़ पाया, अभी मैंने उसके 25-30 पन्ने ज्यादा नहीं पढ़े, कि उतने में ही उन्होंने मुझे रोमांचित कर दिया। मैं हैरान सकते में आ गया कि रोमा रोला जो नोबेल पुरस्कार विजेता, उस समय दुनिया के, फ्रांस के बहुत बड़े चिंतक, लेखक, दार्शनिक और रहस्यवादी, उनको मिस्टिक भी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति थे, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनको नोबेल पुरस्कार मिला उनके लेखन के लिए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लियो टॉल्स्टॉय, बीथोवेन, जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के हम जानते हैं महानतम विभूतियों में से एक हुए, इनकी अद्भुत जीवनियां लिखी। उन्होंने गांधी पर एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, एक उन्होंने लिखा, वो पुस्तिका बन गई। उन्होंने कुछ लिखा था और गांधी के बारे में उनका गांधी से पत्र व्यवहार हुआ है और गांधी के बारे में और लोगों से बातचीत और पत्र व्यवहार हुआ है, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक है। तो वो उनके दोनों मित्र थे, गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी से उनकी मुलाकात शायद हुई है, नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन टैगोर से तो कई बार हुई कि टैगोर उनके घर गए। गांधी के बारे में वो अखबारों से और लोगों से सुनकर वो समझ रहे थे, और बिना गांधी से मिले, बिना भारत एक बार भी आए, उन्होंने गांधी के ऊपर पुस्तक लिखी, पुस्तिका लिखी। और गांधी को जहां जिस रूप में उन्होंने देखा, जो उस पत्र व्यवहार में उन्होंने लिखा है, वो अद्भुत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो राजनीतिक व्यक्ति था। मूलतः मैं मानता हूं कि गांधी एक धार्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिनके धर्म और अध्यात्म का एक अविभाज्य भाग, जीवन के अविभाज्य भाग की तरह राजनीति भी था। उन्होंने लिखा है और वो बता रहे हैं कि गांधी के कारण
जो जो धर्म क्षेत्र है, जो पश्चिमी दुनिया का जो ईसाई जो धर्म जगत है, उसमें बहुत गहराई से उनको महसूस किया गया है। उनके लिए एक बड़ा सम्मान है, वो बड़ी हलचल हुई है गांधी के कारण ईसाइयत में। एक उसने गहरी छाप छोड़ी है। इट हैज मेड अ डीप इंप्रेशन इन द रिलीजियस वर्ल्ड, विशेष तौर पर प्रोटेस्टेंट्स में। हम जानते हैं जो कई संप्रदाय हैं, पंथ हैं ईसाइयत में, उनमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो सबसे बड़े। और वो कह रहे हैं कि कई प्रोटेस्टेंट्स को के लिए तो जैसे लगता है कि सोए हुए क्राइस्ट जग गए, दोबारा जग गए, सोए हुए ईसा मसीह दोबारा जग गए। गांधी के लिए, गांधी को ऐसे देख रहे थे कुछ लोग, कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई पश्चिम के, जो कभी गांधी से मिले नहीं थे, गांधी से उनका कोई संवाद नहीं हुआ था, केवल गांधी के बारे में पढ़कर और सुनकर। क्योंकि उस समय गांधी के बारे में सारे पश्चिमी अखबारों में खूब छप रहा था। मैंने वो भी, उनकी कवरेज भी देखी, और वो भी विलक्षण है अपने आप में कि 1920 में, 30 में, 40 में गांधी के बारे में उनकी एक एक गतिविधि को पश्चिमी प्रेस, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे अखबार किस रूप में देख रहे थे, कितनी गहराई से कवर कर रहे थे। और इनका एक वाक्य है रोमरोला का, द महात्मा हिमसेल्फ ऑलमोस्ट सीम्स क्राइस्ट रीबॉर्न। वो महात्मा, स्वयं महात्मा एक पुनर्जागृत ईसा मसीह की तरह दिखते हैं। ये कौन कह रहा है, ये मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि उन दिनों में जब रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों में अच्छी मित्रता भी थी, दोनों में बहुत गहरे वैचारिक मतभेद भी थे, और उनमें खूब सार्वजनिक बहस हुई है, खूब असहमतियां हुई हैं, खूब पत्रों का आदान प्रदान हुआ है, और उतना ही प्रेम भी दोनों में रहा है। और कई स्थानों पर, कई चीजों में टैगोर ने गांधी जी की खूब आलोचना, तीखी आलोचना की। वो राष्ट्रवाद को एक त्याज्य और खराब, खतरनाक चीज मानते थे टैगोर। गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की ही बात कर रहे थे। भारत राष्ट्रवाद के ही वो सबसे बड़े पुरोधा थे उस समय। तो दृष्टियों में बड़ा अंतर था, लेकिन दोनों की जो अपनी करुणा, उनका जो अपना चरित्र, जो मानवीयता में जो उनका विश्वास था, उनकी आस्थाएं, वो उनको एक बनाती थी, और भारत के लिए दोनों समर्पित थे। तो C.F. एंड्रयूज, जो हम जानते हैं गांधी जी के बहुत करीबी सहयोगी थे, उनमें और रोमारोला में खूब गांधी को लेकर बातचीत होती थी। तो C.F. एंड्रयूज कहते हैं, और C.F. एंड्रयूज न केवल टैगोर के मित्र थे, टैगोर के साथ शांति निकेतन में रहते और काम करते थे। तो वो अकेले, वो इन दोनों के बीच में, या इन तीनों लोगों के बीच में एक वो पुल थे। रोमारोला, रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बीच में एक पुल थे, और जो स्वयं अपने आप में वो एक ईसाई पादरी रहे थे, बहुत बड़े विद्वान थे ईसाइयत के, क्रिश्चियनिटी के, धर्म के, और भारत के लिए समर्पित थे। सारा जीवन उन्होंने भारत और गांधी को समर्पित किया। तो C.F. एंड्रयूज परम बुद्धिमान तो थे ही, बुद्धिजीवी थे, उनकी बहुत पुस्तकें हैं। वो दोनों की तुलना कर रहे हैं, और इससे एक बड़ी, एक देखिए कितनी, दो व्यक्तियों के बारे में कितनी अद्भुत चीज हमको जानने को मिलती है तीसरे के माध्यम से। टैगोर के लिए वो कह रहे हैं, अंग्रेजी में है इसलिए क्षमा करेंगे। In Tagore, the inner life in communion with itself and finding its own inner peace in solitude. यानी टैगोर में दिखता है कि उनके जो आंतरिक जीवन है, अंतर जीवन है, वो अपने आप से कम्युनियन को, संवाद में रत है, अपने से संवाद में, आत्म संवाद में निमग्न है, और वो अपनी आंतरिक शांति, आंतरिक मौन
एकांत में पाता है। ये टैगोर का आंतरिक जीवन है, सीएफ एंड्रूज के शब्दों में। और हम जानते हैं, अगर हमें किसी ने गीतांजलि पढ़ी होगी, मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा विद्यार्थियों से, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो गीतांजलि को कृपया ढूंढ के पढ़िए, टैगोर की कविताओं को पढ़िए। आपको टैगोर ऋषि से कम नहीं थे, ऋषि ही थे उस समय के। तो ये टैगोर के लिए श्री एफ एंड्रूज कहते हैं, महात्मा जी के लिए कहते हैं, इन महात्मा जी इट इज द पैशन फॉर अदर्स विच इज सुप्रीम। गांधी कोई अपने एकांत में अपने स्व को प्राप्त करने, स्व से एकाकार होने की खोज में नहीं थे। स्व की खोज में तो थे, लेकिन उस ऐसे एकांत में नहीं। उनकी जो सबसे चरम उत्कटता थी, जो चरम पैशन था, जो धुन थी, जो पागलपन था, वो दूसरों के लिए था, अपनी आंतरिक निजी शांति के लिए नहीं, क्योंकि वो शांति एकांत में साधी जाती है। गांधी के जीवन में कोई एकांत नहीं था। जब से उन्होंने सार्वजनिक जीवन को अपनाया, तब से कोई भी एकांत रहा ही नहीं है। इस मामले में भी सार्वजनिक एक नेता के रूप में वो अनूठे हैं पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं। गांधी का कोई एकांत नहीं है, उनके बारे में कुछ भी छुपा न जाना हुआ नहीं। उनके जीवन का कोई भी पक्ष, पहले 1921 तक तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने ही सारी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी वासनाओं को, अपनी चोरी जैसी, हाँ वो भी हुई बचपन में, अपनी सारी कमजोरियों को उन्होंने स्वयं बताया है, स्वयं लिखा है। और जो उसके बाद का उनका जीवन था, उसका एक एक पल, लगभग एक एक पल लोगों के सामने रहता था, कुछ भी छुपा नहीं था। उनके सारे प्रयोग भी, जिन पर बहुत आजकल विमर्श होता है, बहुत बहस है, वो सारे प्रयोग भी चोरी छुपे, सबसे छुपा कर, दबा कर नहीं किए गए थे। लोगों को पता था, वो स्वयं बताते थे। तो उनकी दूसरों के लिए जो पैशन थी, वो कह रहे हैं कि महात्मा जी, इट इज द पैशन फॉर अदर्स विच इज सुप्रीम, अ क्राइस्ट लाइक पैशन, द पैशन टू सर्व, सेवा करने की धुन, क्राइस्ट की तरह की, दूसरों के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों की आत्मोद्धार के लिए, दूसरों की आत्मा के लिए, आत्म सुख के लिए और आत्म विकास के लिए, वो जो उनका पागलपन, जो धुन थी, ये इनको टैगोर से अलग करती है सीएफ एंड्रूज की नजर। इसको हम कहेंगे, दूसरा शब्द इसके लिए होगा, वो गांधी की करुणा है। और वो करुणा जीव मात्र के प्रति थी। जिसे हम जानते हैं कि गांधी को बहुत सुख मिलता था, और ये उनकी एक पूरे व्यक्तित्व का बहुत गहरा हिस्सा था, रोगियों की सेवा, पशुओं की सेवा, बीमार पशुओं की सेवा। एक बड़ी प्रसिद्ध एक घटना है कि एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा था। वो दिल्ली में तो रहते नहीं थे, उन्होंने दिल्ली में रहने से मना कर दिया था, वो वर्धा में अपने आश्रम सेवाग्राम में रहते थे। तो एक मुद्दे पर, उस समय फोन वोन भी कुछ होते नहीं थे, फोन बहुत बाद में लगा वहां पर आश्रम में, वो भी वायसरॉय ने लगवाया, क्योंकि उनको जरूरत महसूस होती थी गांधी से बातचीत करने के लिए। तो इन लोगों को दिल्ली से वहां जाना पड़ा। पटेल, नेहरू और एक कोई और थे, मौलाना आजाद थे या राजगोपालाचारी थे, ऐसे 3-4 लोग वहां पहुंचे। एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर उनको गांधी जी से चर्चा करनी थी और फैसला करना था। तो वर्णन ये है, घटना ये है कि गांधी जी उस समय अपने आश्रम की एक बकरी थी, बकरी का बच्चा था, ये बकरी थी, उसके पैर में चोट लग गई थी, हड्डी टूट गई थी। वो उस समय उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे, उसको देख रहे थे। तो इनका, बापू आपसे बात करनी है। उनका, अभी रुको, पहले मैं इसको ये काम पूरा कर लूं, ये बहुत जरूरी है, ये नहीं तो चल नहीं पाएगी, इसको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वो लोग आधा घंटा बैठे रहे, कुड़ते रहे भीतर से कि हमें इतनी बड़ी जरूरी बात करनी है, और ये देखिए गांधी जी, ये बापू एक बकरी की बच्चे की सेवा में लगे। ये गांधी की करुणा थी। और हम जानते हैं कि उन्होंने एक कोढ़ी को अपने आश्रम में ही, न केवल आश्रम में, अपने घर पर रखा, खुद उसके घावों के मरहम करते थे, उसकी सफाई करते थे, उसकी दवाई करते थे, अपने घर पर रखा। कितने लोग ये कर सकते हैं?
हमारे सार्वजनिक जीवन में आज जो सबसे बड़े से बड़े नाम हैं, आप किसी के बारे में ये सोच भी सकते हैं? तो ये गांधी की करुणा, पैशन फॉर अदर्स, दूसरे के दुख को महसूस करने की उनकी जो एक अद्भुत विलक्षण क्षमता थी, जिसको कई लोगों ने कहा है कि गांधी में एक स्त्री भी बहुत गहरे में बैठी हुई थी। वो एक स्त्री की तरह दूसरे की भावना वेदना को महसूस करते थे। कई मनु ने तो लिखा है, गांधी बापू माई मदर। तो आश्रम में सब ये महसूस करते थे, जितने लोग रहते थे, कि गांधी उनकी मां की तरह देखभाल और उनकी चिंता करते थे। लेकिन साथ ही उनकी करुणा के साथ ही उतनी ही उनकी सख्त कड़ाई भी थी। अनुशासन में कड़ाई, नियमों के पालन में कड़ाई, और आग्रह, उनके आश्रम के जो 11 प्रतिज्ञाएं थी, वो हम लोग अगर हमको उसका पालन करना पड़ जाए, या ये शर्त बना दी जाए कि आपको आश्रम में प्रवेश तभी मिलेगा, या कह लें कि राजनीति में प्रवेश तभी मिलेगा, या कुछ भी, तो ये आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे, हम भाग जाएंगे, हम लोग मान ही नहीं सकते। जल्दी से आपको बता ही देता हूं, क्योंकि बात हो रही है। सार्वजनिक जीवन के ये महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसलिए जानना जरूरी है। निजी जीवन में भी है, निजी जीवन की आध्यात्मिक साधना में जरूरी है, एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी ये महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, जमा नहीं करना कुछ भी, कोई संग्रह नहीं करना सांसारिक वस्तु अपने लिए, शरीर श्रम, कोई कितना भी बड़ा हो, उनका ये मानना था कि सबको शरीर से कुछ न कुछ, कम से कम 1 घंटा एक शारीरिक श्रम का काम करना है। तो चरखा काटना भी हो सकता है, वो आश्रम के खेतों में काम करना भी हो सकता है, वो किसी रोगी की सेवा भी हो सकता है। अस्वाद यानी इंद्रिय सुख से बचना। हम लोग अपनी जीभ के स्वाद के लिए जो कितना लालायित रहते हैं, कितना चटखारे लेके खाते हैं, और अगर थोड़ा सादा हो जाए खाना तो हमें कितना छटपटाने लगते हैं, खिचड़ी से कितना भागते हैं। इस प्रवृत्ति को, इस इंद्रिय को नियमित और संयमित करने के लिए उसको उन्होंने नाम दिया अस्वाद। और ये केवल जीभ की स्वाद की इंद्रिय नहीं, यानी जिन भी हमें सांसारिक विषयों में सुख मिलता है, हम सुख खोजते हैं और उनके लिए उसकी ओर भागते हैं, उनसे अपने को बचाना, ये अस्वाद है। अभय, बताने की जरूरत नहीं। सर्वधर्म समानत्व, सचमुच भीतर से, मन और मस्तिष्क से सारे धर्मों को समान मानना। स्वदेशी, बताने की जरूरत नहीं है। और अस्पृश्यता निवारण। तो हम ये भी जानते हैं कि गांधी ने केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं किए, जितना उन्होंने समय राजनीतिक आंदोलनों को दिया, सड़कों पर उतरकर, अंग्रेज सरकार से बातचीत करके, उनको चिट्ठियां लिखकर, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वहां की अंग्रेज सरकार से कितनी कड़ी लड़ाई लड़ी, कितनी बार वो जेल गए, कितनी बार, कम से कम 3 बार बहुत कड़ी पिटाई हुई है गांधी की अपने उस अहिंसक संघर्ष के कारण दक्षिण अफ्रीका में। भारत में तो नहीं हुई, भारत में उनके ऊपर 6 बार हमले किए गए, उनकी हत्या के प्रयास 6 बार, और दक्षिण अफ्रीका में 3 बार उनकी बहुत सख्त पिटाई हुई, इतनी कि वो मरते मरते बचे, मर जाते अगर एक अंग्रेज नहीं उनको बचाया नहीं होता। अंग्रेजों ने ही पीटा था उनको, हिंदुस्तानियों ने भी पीटा, और शायद ऐसा था कुछ अश्वेत लोग जो थे वहां पे, उन्होंने भी पीटा, क्योंकि कुछ गलतफहमियां हो गई। ये कीमत चुकाई उन्होंने। आज के सार्वजनिक जीवन में जो कटुताएं हम देखते हैं, जो शत्रुताएं हम देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपस में व्यक्तियों के स्तर पर और समूहों के स्तर पर भी कोई संवाद नहीं, सच्चा संवाद। गांधी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो सारा जीवन जहां भी रहे, निरंतर बहुत सारे अलग अलग लोगों से निरंतर संवाद करते रहे। आमने सामने मिलकर संवाद,
पत्रों से संवाद, अपनी 4 उन्होंने अखबार निकाले, पत्रिकाएं निकाली, उनके माध्यम से संवाद। और वो उनका पत्रव्यवहार तो जानते हैं हम, वो भी अपने आप में एक विश्व का नमूना है। ऐसा शायद ही कोई मिले कि उनकी कोशिश रहती थी। उनके पास सैकड़ों की संख्या में चिट्ठियां आती थी, आप कल्पना कर सकते हैं। चिट्ठी पे पता क्या होता था? महात्मा गांधी दिल्ली, महात्मा गांधी वर्धा, गांधी जी भारत, गांधी जी भारत से भी चिट्ठियां आई हुई हैं। ये हमके फोटो हम और आप देख सकते हैं। और उनका प्रयास होता था सबका जवाब दे। वो कई जवाब वो लिखवाते थे, खुद लिखते थे। और ये भी उनके लिए प्रसिद्ध है कि जब उन्होंने हिंद स्वराज लिखा, जब इंग्लैंड से वो दक्षिण अफ्रीका की जहाज से, पानी के जहाज से यात्रा कर रहे थे, अचानक उनको कह लें कि एक धुन सवार हुई, कुछ ऊपर से आया उनके भीतर। ऐसा लगता है, जो वर्णन आता है कि भीतर से या ऊपर से, जब भी आप मानिए, एक कुछ विचार प्रवाह इतना प्रबल आया कि वो डेक पर थे, वहां से भाग के अपने कमरे में गए, कहीं से बटोर के उन्होंने कुछ कागज इकट्ठा किए और ताबड़तोड़ लिखना शुरू किया। और लगातार लिखते गए। उन्होंने 40 पन्ने लिखे। और ये रिकॉर्डेड है कि जब दाहिने हाथ से लिखकर थक गए तो बाएं हाथ से लिखा। और ये भी है जो उन्होंने लिखा, हाथ में गुजराती में लिखा उन्होंने, उसमें कहीं कोई काटपीट नहीं है उनके लेखन। कोई सुधार किया गया हो, अपनी बात काट के इस शब्द को कोई शब्द बदला गया हो, ऊपर नीचे किया गया हो, ये नहीं मिलता। हम उस मनोभूमि की और उस अवस्था की कल्पना कर सकते हैं जब अचानक 40 पन्ने हाथ से बिना काटपीट, बिना रुके एक व्यक्ति लिख रहा है। वो धुन कैसी होगी और वो कहां से, कैसे, किस स्रोत से वो हिंद स्वराज आई होगी। और हिंद स्वराज एक ऐसी पुस्तक है जो 1909 में लिखी उन्होंने। वो सिर्फ 40 साल के थे जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई, तो वो 78 साल के थे। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उस समय। जो उन्होंने हिंद स्वराज लिखी, वो गांधी का मैनिफेस्टो है, भारत के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के लिए। और ये माना जाता है कि पश्चिमी सभ्यता की, उपभोगवादी विज्ञान, अंधे विज्ञान पर आधारित जो पश्चिमी सभ्यता है, उसकी जितनी तीखी, जितनी मर्मांतक और अंदर तक मर्मस्पर्शी, तलस्पर्शी समीक्षा गांधी ने हिंद स्वराज में की है। केवल समीक्षा नहीं है, वो केवल समाधान नहीं है उसकी कमियां गिनाकर, वो एक वैकल्पिक सभ्यता का आलेख है। एक ऐसी सभ्यता जिसमें मशीनें तो होंगी, यंत्र होंगे, लेकिन मनुष्य उनका स्वामी होगा, वो तय करेगा। मनुष्यता सबसे प्रमुख गुण होगी। और उसमें जितने मानवीय गुणों की और आदर्शों की हम कल्पना करते हैं, उन सब पर आधारित एक ऐसी सभ्यता होगी। ऐसी विश्व सभ्यता का उन्होंने एक पूरा खाका दुनिया के सामने प्रस्तुत किया 40 साल की उम्र में। और विशेषता ये है जो उनको लगभग सभी सार्वजनिक नेताओं से दुनिया के अलग करती है, कि उन्होंने जो महसूस किया, जो कहा, जो लिखा, उस पर पूरा भरपूर चलने की का प्रयास किया। ऐसा प्रयास जो किसी और ने नहीं किया, ये साफ दिखता है। उसकी कीमत चुकाई। उन्होंने क्या दिया, थोड़ा अनंत हो जाएगी बात, इसलिए उसको थोड़ा मैं समेटता हूं। मुझे लग रहा है कि अब रणधीर जी भी आ रहे हैं, वो उनको देख के मुझे सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है ना? कितना समय है, हो गया? आप जितना समय लेना चाहते हैं, 5 से 7 मिनट में अगर आप कर देंगे तो कुछ सवाल जवाब के लिए समय। देखिए, अब फिर आपने विडंबनापूर्ण बात की। जितना समय लेना चाहते हैं 5-7 मिनट में। आपको सुनना हम लोगों के लिए हमेशा अच्छा रहता है। आपको बहुत धन्यवाद, मैं समझ गया। तो मैं क्या बताऊं कि मैं कितना अंदर से घबराया हुआ रहा हूं इस व्याख्यान के लिए। कुछ और विशेषताओं का उल्लेख कर दूं मैं, जो उन्होंने दिया। मैंने उल्लेख किया कि उन्होंने क्या दिया है भारत को, संसार को, भारत को ही नहीं, संसार को। और ये हम जानते हैं कि संसार के कई प्रमुख देशों में, कई स्वतंत्रता आंदोलनों की प्रेरणा गांधी जी रहे। कई बहुत बड़े विश्व नेताओं की प्रेरणा गांधी रहे हैं। नेल्सन मंडेला से लेकर
पोलैंड के लेख वालेसा और वाक्लाव हावेल तक, मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने इतना विराट और शक्तिशाली अमेरिका में आंदोलन किया था रंग भेद के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ, उसकी उन्होंने स्वीकार किया कि उसकी प्रेरणा गांधी जी का अहिंसक संघर्ष का मॉडल था। तो सामाजिक और राजनीतिक विरोध की एक नई अहिंसक शैली उन्होंने संसार को दी। 2 अस्त्र दिए जो निजी और सार्वजनिक दोनों जीवन में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने में जिनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है, ये उन्होंने करके दिखाया। सत्य यानी सत्याग्रह और अहिंसा, इनको राजनीतिक अस्त्र बनाया, पहली बार हुआ ये। सत्य और अहिंसा निजी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए तो महत्वपूर्ण हमेशा से माने जाते रहे, वो सभी धर्मों में है, उसमें कोई नई बात गांधी ने नहीं कही, लेकिन उनको सामूहिक और भारत जैसे विशाल देश में जिसमें उस समय 30 करोड़ लोग थे, उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता दोनों का राजनीतिक हथियार बनाना, सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा को, ये एकदम अनूठी कल्पना थी पूरे दुनिया के लिए। और इसके लिए, इसी के कारण मैंने जो शुरू में बताया रोमा रोलां जैसे लोग उनको किस तरह से देख रहे थे, उसका कारण ये था कि ये पहली बार ये प्रयोग उन्होंने करके दिखाया कि ये किताबी सिद्धांत नहीं है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता। कहां इन पर दक्षिण अफ्रीका का कई अफ्रीकी देशों में इनका सफल उपयोग किया गया। मैंने बताया आपको, पोलैंड में हुआ, पूर्वी यूरोप में हुआ, मार्टिन लूथर किंग हो गया। भारत में गांधी के जाने के बाद, आजादी के बाद, उनके तरीकों का कहां इस्तेमाल हुआ है। अगर हम याद करें, 1970 के दशक में चिपको आंदोलन हुआ था, पर्यावरण, उत्तराखंड में पर्यावरण और पेड़ों को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन हुआ था, उसकी प्रेरणा गांधी जी से आई थी। फिर 1980 के दशक में बड़े बांधों और नर्मदा बांध के खिलाफ जो एक बहुत विराट लंबा अहिंसक आंदोलन हुआ था, वो गांधी जी के सिद्धांतों और उनकी आदर्शों प्रेरणा पर था। हमें याद होगा, आज उसका रूप बिल्कुल विकृत हो गया है, लेकिन 2011 में दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक हुआ था जो सारे देश में फैला। हो सकता है आप में से, हम में कुछ लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया हो, जिसमें अन्ना हजारे थे, और भी लोग थे जिनके आज नाम लेने की जरूरत नहीं है इस चर्चा में। उसकी प्रेरणा और तौर तरीके गांधी थे। अहमदाबाद में इला भट्ट ने सेवा नाम से जो प्रकल्प शुरू किया, जो अपनी तरह का संसार में अनूठा था, जो महिलाओं को के सशक्तिकरण के पहला जो एक सहकारी और सामूहिक अहिंसक प्रयास था, प्रयोग था, बहुत कामयाब हुआ, वो गांधी जी से प्रेरित था। गांधी जी ने, उनके अलग अलग शिष्यों ने अलग अलग काम किए। उनके केवल राजनीतिक शिष्य ही नहीं थे, नेहरू और पटेल और आजाद और सुभाष चंद्र बोस, चक्रवर्ती, राजेंद्र सी चक्रवर्ती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि, बहुत सारे लोग, जेबी कृपलानी आदि, जो सब लोग, सुचित्रा कृपलानी। अराजनीतिक क्षेत्रों में भी उनसे प्रेरित और उनके सीधे शिष्य उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भारतीय हस्तकला और भारतीय हस्तकलाओं को, उनका उद्धार करने में, उनका विकास करने में, उनको एक गरिमापूर्ण जगह दिलाने में सबसे पहली शुरुआत उन्होंने की थी, सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। जेसी कुमारप्पा, जो गांधी जी के शिष्य थे, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना में बहुत सफल प्रयोग किए, यानी ग्रामीण विकास, और उसमें सब कुछ, सारे अंग जीवन के शामिल होते थे। कुछ बातें, जहां सत्ता होगी वहां प्रभुता का भाव होगा, और जहां प्रभुता और सत्ता होगी वहां पर अहंकार होगा, वहां पे असहिष्णुता होगी आलोचना के प्रति, और दमन होगा। ये सत्ता का चरित्र है। और हर देश काल परिस्थिति में नागरिकों को निरंकुश सत्ता से लड़ना पड़ता है, बचना पड़ता है, अपने को और देश को, समाज को बचाना पड़ता है।
ये कोई आज या कल की बात नहीं है, केवल भारत की बात नहीं, ये पूरे संसार और सारी मनुष्यता के लिए सच है। तो सत्ता से लड़ें कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न हर देश के परिवर्तनकामी लोगों के सामने रहता है कि कैसे लड़ें, कैसे प्रतिरोध करें। और सब शहीद नहीं हो सकते, सब शहीद नहीं होना चाहते। गांधी ने सत्ता के प्रतिरोध का एक अहिंसक ऐसा रास्ता सुझाया जिसमें केवल अपना बचाव नहीं, अपने देश और समाज का ही बचाव नहीं, लेकिन उसमें जो दमन करता है, जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है, उसका हृदय परिवर्तन भी हो। यह भी गांधी की एक बिल्कुल अनूठी इनर इंजीनियरिंग का उसका नमूना था। ह्यूमन इंजीनियरिंग है। इससे पहले ये कल्पना भी और आज भी हम नहीं कर सकते कि हमारा जो विरोधी है, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हम उसका प्रतिरोध इस तरह से कर सकते हैं कि वो अंततः हमारा मित्र हो जाए और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। एक बार हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो फिर तो सब कुछ बदल जाएगा। ये उन्होंने करके दिखाया। दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया और भारत में किया। उन्होंने प्रवृत्तियों से जमकर लड़ाई की, व्यक्तियों से दोस्ती की। तो जिन व्यक्तियों से, उनकी प्रवृत्तियों के और उनके आचरण के कारण अंग्रेज अधिकारियों से, वायसरॉय से, बाकी लोगों से, गवर्नरों से, जिन लोगों से उनके खूब लड़ाइयां हुई, जिनसे लड़कर उन्होंने आजादी हासिल की, उनसे उनकी खूब मित्रता रही है। सबने उनके प्रति उनके रहते हुए भी और उनके बाद में ऐसे ऐसे सम्मानपूर्ण बातें कही हैं कि आज हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो जो जाने के बाद भी हम सिर्फ गरियाते हैं जो हमसे सहमत नहीं। लेकिन व्यक्ति और प्रवृत्ति दोनों में अंतर करके प्रवृत्ति से लड़ना, कुप्रवृत्तियों से लड़ना, रूढ़ियों से लड़ना, लेकिन व्यक्ति को दोस्त बनाना, क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है। व्यक्ति सब में ईश्वरीय। गांधी की एक बात कहना जरूरी है। गांधी केवल एक राजनीतिक रणनीतिकार नहीं थे जैसा कुछ लोग मानते हैं, कि उन्होंने एक रणनीति के रूप में, एक टैक्टिकल वेपन के रूप में अहिंसा का, सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। मैं ये मानता हूं कि गांधी मूलतः एक धर्मपरायण, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि उनके जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। राम उनकी सांसों के साथ राम नाम का जप चलता था। राम उनकी जीवित आस्था के सबसे प्रबल प्रतीक ही नहीं थे, आधार थे, उनके आस्था का आधार। यह हमको स्वीकार करने में दिक्कत होगी आज, लेकिन वो सचमुच राम नाम को, शरीर की व्याधियों, बीमारियों को ठीक करने के लिए भी राम नाम को रामबाण दवा और औषधि बताते थे, उपचार बताते थे। और उन्होंने इसके अपने और अपने परिवार पर, अपने बेटे के ऊपर प्रयोग किए। तो उनकी जो आस्था थी वो एक उपकरण और एक रणनीति नहीं थी, उनके जीवन का आधार थी। यह बात अगर हम गांधी के लिए स्वीकार नहीं करेंगे तो हम गांधी को कभी समझ नहीं पाएंगे। अपने चरम कष्ट के, आशंकाओं के, अनिश्चय के, दुविधाओं के क्षणों में अंततः वो अपने राम के शरण में जाते थे। और उन्होंने चिट्ठी लिखी जब वो पूना के यरवदा जेल में कारावास में थे, बंद थे, तो वहां वो अकेले थे, उनके साथी भी नहीं थे, केवल बात ही और एक या दो और लोग थे। उनको किसी से मिलने की, हफ्ते में एक बार या महीने में एक या दो बार लोगों को मिलने जाता था। बेटे को भी मिलने के लिए अर्जी लगानी पड़ती थी। तो उन्होंने लिखा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे जीवन जीता हूँ। तो वो कभी 2, कभी 2:30, कभी 3, 3:30, 4 बजे उठते थे। तो वो सुबह दोनों समय वो प्रार्थना करते थे, सार्वजनिक नहीं, अकेले थे। रात को सोने से पहले उन्होंने लिखा है कि मैं गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, फिर एक भजन गाता हूँ। जब वो अकेले होते थे तो वो भजन गाते थे। उनके सबसे प्रिय भजनों में से एक कौन सा था? रघुबर तुमको मेरी लाज। ये उनकी, जब वो अकेले थे, नितांत अकेले और बहुत दुविधा में थे, बहुत मानसिक आशंकाओं से और दुविधाओं से घिरे थे,
अनिश्चय में थे, सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, देश से कैसे होगा, ये मालूम नहीं था कि जेल से कब छूटेंगे, आंदोलन का क्या होगा, आजादी का क्या होगा। तब उस दुविधा के क्षणों में वो अपने राम की शरण में जाते थे, वहीं से शक्ति हासिल करते थे। और उन्हें ये अपने ऊपर एक अद्भुत विश्वास था, जो मैं उनके एक बहुत विलक्षण चीज पाता हूँ, मेरे पास इसका कोई व्याख्या नहीं है अभी तक, कि एक व्यक्ति को जो संसार का सबसे बड़ा चिंतक नहीं है, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, सबसे प्रखर बुद्धिजीवी भी नहीं, जो बड़ा अपने छात्र जीवन में, उसके बाद जब वकील हो गए, इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आए, तो भी इतना दब्बू था कि वो अदालत में बोल नहीं पाता था, जिरह नहीं कर पाता था, इसलिए वो नाकाम हो गया। उस व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया कि मैं अकेला इस अपने देश को आजाद करा सकता, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली सत्ता थी, साम्राज्य था, अंग्रेज साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, उससे वो मैं अकेला लड़के उसको झुका सकता हूं, मैं इस देश को अपने पीछे अपने साथ ला सकता हूं, करोड़ों को अपने साथ चला सकता हूं, मैं जो फैसला लूंगा उसको लोग मानेंगे। इसके लिए हम सोचे कि कितना बड़ा आत्मविश्वास चाहिए। हम जो आम लोग, जो हम आमतौर पर संशयों, आत्मसंशय के ग्रस्त रहते हैं, मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये हम सबकी मनोदशा है। लेकिन गांधी में ये आत्मविश्वास, ये आस्था कहां से आती थी कि वो अकेले फैसले, बहुत बड़े बड़े फैसले अकेले ले लेते थे, उस पर चर्चा और सलाह मशवरा बाद में करते थे। कहां से आते थे ये फैसले हम नहीं जानते। उनके सारे फैसले सही साबित नहीं हुए, उनके सारे आंदोलन कामयाब नहीं हुए, उनकी नाकामियां भी खूब रही, लेकिन उन नाकामियों के बावजूद वो बार बार उठ के खड़े हुए हैं, बार बार ये देश उनके पीछे आया है, उनके साथ चला है, और उनको उसने प्रेरणा दी है, उनकी शक्ति दी है, शक्ति बना है, और अंततः देश ने हासिल किया। तो उनकी जो ये निरंतर संवादशीलता है, संवाद प्रेम है, वो ढूंढ ढूंढ कर लोगों से संवाद करते थे। वो केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से ही संवाद नहीं करते थे, उन्होंने अंबेडकर से लंबा संवाद किया, बहुत गहरे मतभेद थे दोनों में, लंबा संवाद हुआ, लिखकर भी हुआ, मिलकर भी हुआ। टैगोर से मैं बता ही चुका हूं। दूसरे उनके जो, जैसे एक तरह कह सबसे प्रबल उनका प्रतिद्वंदी कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के लिए अड़े हुए थे, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन और हिंदू मुस्लिम दंगे और हिंदू मुसलमानों को एक लगभग अनंत काल तक अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। देश के विभाजन का सबसे बड़ा प्रमुख जिम्मेदार अगर कोई था तो जिन्ना थे, अंग्रेजों के साथ साथ। उस जिन्ना से उन्होंने लगातार संवाद किया है, तब भी किया है जब उसकी कोई इच्छा नहीं थी, वो उनका सम्मान नहीं करता था, कई बार असम्मान किया है, बहुत ज्यादा अकड़ और अहंकार था उसमें। उसके बावजूद उन्होंने संवाद और मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं छोड़ा। संवाद से उनमें परिवर्तन की आशा नहीं छोड़ी। नाकाम हुए, मानना पड़ेगा, वो जिन्ना को बदल नहीं सके, लेकिन उनकी उपलब्धियों और नाकामियों को उनकी संपूर्णता में देखेंगे तो हम पाएंगे कि उनकी सफलताएं जो हैं वो विराट हैं, और उनकी किसी भी इतने बड़े स्तर पर किसी एक देश का, एक पूरे संसार को संदेश देने वाला कोई आंदोलन, एक ऐसा जीवन, उसकी सफलता हम कुछ एक या दो आंदोलन, कुछ जुलूस के कामयाब हो जाने से नहीं नाप सकते। ये कोई विज्ञान की कोई खोज प्रयोग नहीं है जिसको हम नाप सकते हैं इंचों में या क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक लीटर। ये मनुष्य की प्रकृति के साथ उन्होंने जो बड़े प्रयोग किए हैं, उसकी बुनियादी प्रकृति में परिवर्तन के जो उन्होंने बड़े प्रयोग किए हैं, वो है उनके सत्य के प्रयोग। ऐसे प्रयोग जो अपनी प्रकृति में ही लगभग असंभाव्य थे। सुधीर चंद ने एक पुस्तक लिखी है गांधी के ऊपर, उसके शीर्षक है, बहुत सही शीर्षक है, गांधी एक असंभव संभावना। क्योंकि सचमुच हम गांधी के कहे और किए पर अपने को अगर तोलना शुरू करते हैं तो लगता है कि तो असंभव है,
ऐसे कौन जी सकता है? कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपना सब कुछ सार्वजनिक कर दे? उन्होंने तथाकथित जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए वो भी सार्वजनिक किए। उन्होंने अपनी शाम की सभा में, प्रार्थना सभा में उसकी चर्चा की, लोगों को अपनी ओर से बताया। उनके साथियों ने कहा, अरे क्या कर रहे हैं आप, मत बोलिए ये सब, ये समय नहीं है। नोआखली जल रहा था, देश में दंगे हो रहे थे, गांधी उस समय प्रयोग कर रहे थे और उसके बारे में लोगों को बता रहे थे। उन्होंने अपने अखबारों में उसके बारे में लिखा, उन्होंने अपने साथियों को लंबे लंबे पत्र लिखे उसके ऊपर। ऐसा कौन कर सकता? उन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन के भेद को पूरी तरह मिटा दिया। कुछ चीजें उन्होंने नहीं बताई, नहीं सार्वजनिक की, क्योंकि शायद कुछ लोगों को बचाने के लिए, वो बदनाम ना हो इसलिए, और बहुत ज्यादा प्रवाद ना पैदा हो इसलिए। लेकिन उनकी मंशा, दूसरों को उनको रोकना पड़ता था, कृपया महाराज इसको न बोलिए, अभी इसको मत लिखिए, अभी थोड़ा रुक जाइए। तो ये जो आंतरिक और बाह्य जीवन की एक रूपता है, जो पारदर्शिता है, जो उनके जीवन की सादगी है भीतर और बाहर की, उनका जो अनुशासन है, सबको मित्र बनाने की क्षमता में विश्वास है, सबके हृदय परिवर्तन की क्षमता में आस्था है, जो उनको निरंतर सकारात्मक बनाती थी। कभी निराश नहीं उस तरह से हुए, मनुष्यता से कभी निराश नहीं हुए। व्यक्तियों ने उनको बहुत निराश किया, परिस्थितियों ने भी निराश किया, लेकिन वो मनुष्यता से निराश नहीं हुए। उन्होंने अपना कभी उस ऊंचे लक्ष्य को नीचे नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं कभी। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि मनुष्य हिंसक होने के लिए बाध्य है। हिंसक होना हमारी मूल प्रकृति नहीं है, ये हमेशा माना उन्होंने। हम अहिंसक हो सकते हैं। सार्वजनिक जीवन अहिंसक, प्रेमपूर्ण, आस्थावान, सम्मानजनक, सह अस्तित्व वाला और शांतिपूर्ण हो सकता है। अगर इन जीवन मूल्यों में हम सचमुच आस्था नहीं रखेंगे तो हम नैराश्य में टूट जाएंगे। इनमें एक जीवंत, जागता हुआ, लपलपाता हुआ विश्वास, यह हमें गांधी से मिलता है। तब जो आज की छोटी मोटी निराशाएं हैं, असफलताएं हैं, वो हमें रोकती नहीं। हमें थोड़े दिन के लिए वो हमारी गति कम हो सकती है, हम थोड़ा सुस्ताने के लिए, आगे रास्ता बनाने के लिए, ऊर्जा दोबारा इकट्ठा करने के लिए रुक सकते हैं, लेकिन चलना बंद नहीं करते। जीवन से निराश नहीं होते और मनुष्यता से निराश नहीं होते। आज जब अपने देश में और संसार में इस समय दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, और जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हो रहा है, वो रोज उसकी खबरें हम पढ़ रहे हैं। वहां जो भयानक नरसंहार हो रहा है, हजारों तो बच्चे मारे जा चुके हैं। उस समय गांधी की याद परम प्रासंगिक है। गांधी होते तो ये नहीं कहते। पूछा जा सकता है कि क्या वो कहते कि जाओ वहां सबके आगे खड़े हो जाओ, गोलियों के आगे खड़े हो जाते, रॉकेट्स के आगे खड़े हो जाते और अपने को मरने जाने देते, ये सलाह देते? वो हम नहीं जानते वो क्या करते। लेकिन ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने हिंदुओं से कहा कि ये हिंदू मुसलमानों वाला पक्ष भी कहना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर आरोप आजकल लगाते हैं कि उन्होंने हिंदुओं से कहा कि अगर सारे हिंदू मर भी जाएं, सारे मुसलमान उनको मार देना चाहें, तो हिंदुओं को सहर्ष अपने आप को मरने देना चाहिए। ऐसा उन्होंने मुसलमानों से भी कहा। इसके पीछे की भाव को और विचार को अगर नहीं समझेंगे तो ये हमें एक बेवकूफी की बात दिखाई देगी, और ये एक मनुष्य द्रोही और हिंदू द्रोही या मुस्लिम द्रोही जो भी हम हैं उसके हिसाब से हमें वैसे दिखाई देगी जैसे कुछ लोग देखते हैं और दिखाते हैं। लेकिन अहिंसा की शक्ति में विश्वास जिसका है, जिसका अपनी आत्मबल की शक्ति में विश्वास है, अपने नैतिक बल की शक्ति में विश्वास है, वो ये निर्भय होकर, अभय होकर हिंसा का मुकाबला कर सकता है। हो सकता है वो मर जाए। उन्होंने कई बार लोगों से कहा कि तुमने अपने स्त्रियों की बेइज्जती देख ली, उनका अपहरण बलात्कार हो, तुम ये देखने के लिए जिंदा रहे, ये बताने के लिए मुझे बताने के लिए जिंदा रहे। ऐसा उन्होंने कहा है। जो पाकिस्तान से शरणार्थी आते थे और उनके पास रोते हुए बताते थे उनके साथ कैसे अत्याचार हो।
उन्होंने स्त्रियों से यह तक कहा कि अगर ऐसा लगे कि तुम अपनी इज्जत नहीं बचा पाओगी तो आत्महत्या कर लो, जहर खा लो, जहर रखो अपने पास, लेकिन समर्पण नहीं करो। वो अपने को सारा जीवन सनातनी हिंदू कहते रहे और सनातनी हिंदू की तरह जिए। मैं बता चुका हूं कि भजन उन्होंने अपने सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़े, गीता रामायण तो वो रोज पढ़ते थे। उन्होंने बाइबल को बहुत गंभीरता से पढ़ा, उन्होंने कुरान को बहुत गंभीरता से पढ़ा, उन्होंने उपनिषदों को बहुत गंभीरता से पढ़ा, उन्होंने रामचरितमानस, रामायण और वेदांत को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से पढ़ा। गीता की तो उन्होंने पूरी एक व्याख्या की, एक पुस्तक लिखी है पूरी, गीता माता नाम से, और एक गीता के संदेश की उनकी जो अपनी व्याख्या है उसको अनासक्त योग कहा है। तो गीता के गंभीर अध्येता थे। भारतीय संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के, हिंदू जीवन मूल्यों और हिंदू जीवन शैली के वो आजीवन उस पर उनको जीने वाले व्यक्ति थे। उनके बड़े एक विवादास्पद पक्ष है, उनको कहते थे, शुरू में वो वर्णाश्रम व्यवस्था का अपने को समर्थक कहते थे, उन्होंने समर्थन किया है, बाद में धीरे धीरे बदले और बाद में उन्होंने जाति को, अस्पृश्यता, ऐसी जाति व्यवस्था जो अस्पृश्यता को जन्म देती है, उसको हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक बताया। आज जो देश के सामने, हमारे सार्वजनिक जीवन में भारत के सामने जो दो सबसे बड़ी चुनौतियां मेरी दृष्टि में हैं, उनमें से पहली है हिंदू मुस्लिम समस्या और दूसरी है सवर्ण और दलित समस्या। सारे कानूनों के बन जाने के बावजूद, सारे आरक्षण के बावजूद सवर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच में मन की दूरियां कम नहीं हुई, कम हुई हैं शायद, लेकिन मिटी नहीं। घटनाएं आज भी होती रहती हैं, प्रताड़ना की, अपमान की, हिंसा की। अगर इसका समाधान हम नहीं खोज पाए तो ये देश भी बट सकता है, हिंदू समाज भी बट सकता है, बटेगा ही। हिंदू मुस्लिम समस्या इतनी बड़ी है, श्री अरविंद ने अपने 15 अगस्त के स्वतंत्र भारत के संदेश में इसको देश की सबसे बड़ी चुनौती बताया था। और आज भी हम जानते हैं कि इस समस्या को अगर हमने ठीक से समाधान नहीं किया और जैसा चल रहा है वैसा ही हो जाने दिया, तो शायद, मुझे डर लगता है सोचकर, लेकिन ये एक वास्तविक डर है, आशंका है, कि हमारे शहर शहर दंगे हो सकते हैं, गली गली सड़क सड़क दंगे हो सकते हैं। जैसा तापमान गर्म हो चुका है, जैसे सूखे भूसे के ढेर पर जैसे पूरा देश बैठा है, कहीं चिंगारी होती है और कुछ न कुछ भी हो जाता है, विस्फोट हो जाते हैं। अगर यही चला, समाज के सभी पक्ष शांत नहीं हुए, संवाद का रास्ता नहीं अपनाया गया, सच्चा संवाद, हृदय से संवाद, मैत्रीपूर्ण संवाद और सम्मानपूर्ण संवाद, तो कोई समाधान नहीं है। क्योंकि कोई कानून, कोई राज्य दिलों के इस बंटवारे को मिटा नहीं सकता, इसको तो मनुष्य ही मिटा सकता। तो अगर राज्य की जो शक्ति है, कानून की शक्ति, राज्य की शक्ति, दंड की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, हमारी विधानसभाओं, संसद से हम ये उम्मीद करें कि वो देश की जो सबसे गहरी, हमारे समाज की कुरीतियां भी हैं, जो खाइयां भी हैं, उनको अकेले वो पाट देगी, तो ये असंभव है। समाज के सभी वर्गों को जब संवाद के माध्यम से एक मंच पर आना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा, जब ये संभव होगा तब ये होगा। और ये संभव तब होगा जब हम प्रतिद्वंदिता को शत्रुता न माने, असहमतियों को द्रोह न माने। जब मैंने आज लिखा है कि दो तरह के देश प्रेम होते हैं, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, कुछ भी कहें आप। एक देश प्रेम है जिसमें देश नाम की एक अमूर्त परिकल्पना से, अमूर्त चीज से हम प्रेम करते हैं। मैं देश से बहुत प्रेम करता हूं। कौन है मेरा देश? ये मेरे देश का नक्शा है, जो पहले ऐसा था, अब कट के ऐसा हो गया है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। एक ये देश प्रेम।
और उस देश प्रेम का एक हिस्सा यह भी है कि देश के कुछ हिस्सों से, कुछ लोगों से मैं नफरत भी कर सकता हूं, फिर भी मैं देश प्रेम करता हूं, देश प्रेमी हूं, देशभक्त हूं। दूसरा देश प्रेम ऐसा है जो देश की किसी अमूर्त कल्पना से नहीं, किसी नक्शे से नहीं, देश के लोगों से प्रेम करता है। जो देश में है वो देश का है, बहुत सीधा है। जो देश में है, रहता है, वो देश का है, और देश का है तो हमारा है। बात सीधी है, सरल है, लेकिन जीने में कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए एक भीतर से प्रेम चाहिए, सच्चा असली प्रेम चाहिए। प्रेम की कल्पना और प्रेम दोनों अलग चीजें हैं। प्रेम की बात करना और प्रेम करना बिल्कुल अलग चीज है। गांधी ने हमें देश प्रेम भी सिखाया, मनुष्य प्रेम भी सिखाया, विश्व प्रेम भी सिखाया, और देश के लोगों को प्यार करके ही देश का से प्यार किया जा सकता है, यह सिखाया। देश को बांट कर हम देश से प्रेम नहीं कर सकते। समाज को तोड़कर, बांट कर हम देश से प्रेम नहीं कर सकते। हम देश का केवल नुकसान कर सकते हैं। और जब दिल टूटते हैं, जैसा हम देख चुके हैं, देश के विभाजन में देख चुके हैं, जब दिल और दिमाग टूट जाते हैं, कोई भी कारण हो, धर्म हो या कुछ और, तो फिर देर सवेर देश भी टूट सकता है। तो आज मैं समझता हूं कि जाहिर है कि गांधी के उस समय के प्रयोग आज ठीक वैसे तो नहीं चल सकते। हम गांधी की नकल नहीं कर सकते, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी के जीवन से हम कुछ सूत्र ले सकते हैं। उसमें एक सूत्र यह भी है कि हम जो हम सुधार चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं बाहर, उसके लिए जब हम खुद कष्ट सहने को तैयार हों, जब हम दूसरे के लिए खुद कष्ट अपने को कष्ट दे सकते हों, तब दूसरे में परिवर्तन ला सकते हैं, तब बाहर परिवर्तन आ सकते हैं। तो सारा जो मामला है वो भीतर का है। भीतर अगर हम बदलेंगे तो फिर बाहर भी माहौल बदलेगा, समाज बदलेगा, हमारे घर बदलेंगे, परिवार बदलेगा। केवल बाहर से कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा सुधार असंभव है। गांधी से जो हम कई चीजें सीख सकते हैं, उनमें से कुछ चीजें जो मुझे इस समय ध्यान में आई वो मैंने आपके सामने रखी। अब अगर समय बचा हो तो मैं जरूर चाहूंगा, मेरी बहुत इच्छा है कि कुछ प्रश्नोत्तर भी हो, कुछ संवाद हो। मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूं कि आप गांधी को कैसे देखते हैं, क्या उनके बारे में मानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यहाँ पर कोई भी कड़ी से कड़ी बात कहने में कोई संकोच न करें, कड़वी से कड़वी बात कहने में भी कोई संकोच न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से गांधी के जीवन दर्शन और जीवन दृष्टि को हम लोगों के सामने रखा। और जिस तरह से आपने पत्रकारिता के संदर्भ से बात की, और उसमें हमको याद आता है कि गांधी जी सत्याग्रह के बारे में कहते हैं कि सत्याग्रह होना असंभव होता अगर इंडियन ओपिनियन जैसे अखबार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो न्यूज़पेपर है वो रीडर को एक्यूरेट और मोस्ट इंटीमेट अकाउंट देता है कि किसी भी कैंपेन के लिए। तो इस मामले से गांधी जी की जो पत्रकारिता के आयाम है, हमको हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देती है। और आज जब पोस्ट ट्रुथ जो है का समय है और प्रोपेगेंडा जो है वो ट्रुथ बन गया है, उस समय याद आता है कि वो यंग इंडिया का मोटो के रूप में कहते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स न्यूज इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इन सब आयामों को जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि गांधी जी कितने दूर दृष्टि रखते थे, अपने आने वाले समय को वो कितने पहले जान चुके थे। और ये नवंबर का महीना चल रहा है, और इसी महीने में हिंद स्वराज जैसी पुस्तक गांधी जी अपने यात्रा के समय हम लोगों को लिखते हैं, जो एक
आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक मुक्ति का एक घोषणा पत्र जैसा है। और जिस तरह से दृष्टि गांधी जी की उस छोटी सी किताब से हम लोगों को सामने मिलता है, उस दृष्टि से शायद हम साम्राज्यवाद और पूंजीवाद से भी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने एक उदाहरण रखा था निकाल के, जो मैं चाहता था कि मैं आपके सामने रखूं। ये गांधी जी पर एक बहुत सुंदर निबंध मैंने अभी पढ़ा। वो मध्य प्रदेश में ही हैं, अंबिका दत्त शर्मा जी, दर्शन के शिक्षक हैं, शायद जानते होंगे। उनका गांधी पर एक लेख मैंने अभी हाल में पढ़ा और मैं बिल्कुल चमत्कृत हूँ। उन्होंने जिस तरह से व्याख्या की है, तो उन्होंने अहिंसा पर विष्णु पुराण से एक उदाहरण दिया है। मैं उसको पढ़ रहा हूँ, और वो जरा हम सब ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। विष्णु पुराण में हिंसा की वंशावली दी है। हिंसा अधर्म की पत्नी थी, उससे अनृत यानी असत्य नामक पुत्र और निकृति यानी शठता नामक कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से समस्त प्राणियों के संहारकर्ता नामक मृत्यु को माया ने पुत्र के रूप में जन्म दिया। वेदना ने भी रौरव, हम जानते हैं रौरव नरक कहते हैं ना, वेदना ने भी रौरव के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया। माया के पुत्र मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सभी अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। ये विष्णु पुराण में अहिंसा की वंशावली है। और आजकल हिंदू राष्ट्र की काफी बात हो रही है। गांधी तो राम राज्य की बात करते थे। तो रामायण, वाल्मीकि रामायण से राम राज्य को और राजा के धर्म को किस रूप में देखते थे, इसका एक श्लोक है। गांधी ने तो कहा है कि ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। ये उनका कोई मौलिक बात नहीं है उनकी। राम ने भी यही कहा, रामायण में कहा है, सत्य धर्म इवापरः सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रितः। सत्य सत्यमेव, सत्यम सत्य ही ईश्वर है। इस लोक का सत्य धर्म, ये लोक उसी सत्य धर्म पर आश्रित है। और राज्य के लिए जो उन्होंने कहा है रामायण में या ये अयोध्या कांड में, सत्यमेवानुशंसन च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम सत्य सत्ये लोक प्रतिष्ठितम। यानी सत्य और अनुशंस्य, अनुशंस्य यानी अहिंसा, नृशंसता का अभाव, नृशंसता का विपरीत, विलोम, अनुशंस्य, ऐसा महाभारत और रामायण में, हमारे वांग्मय में यह शब्द उसके लिए आता है बार बार। तो सत्य और अनुशंस्य ये राज के सनातन वृत्त हैं, नीति के आधार। इसलिए तस्मात, इसलिए सत्यात्मकम राज्यम, जो सत्यात्मक राज्य है वही सत्य लोक प्रतिष्ठित है। वो सत्य, वो लोक और राज्य सत्य पर प्रतिष्ठित होता है। तो ये राम की अपने राज्य के बारे में और आदर्श राज्य के बारे में कल्पना है। आज के राजाओं को इसको याद रखना, जबकि बहुत जय श्री राम का उद्देश्य हमें दिन रात सुनाई पड़ता है और पूरा भारत एक नए तरीके से राममय हो रहा है, तब हमें इस राम और उनके आदर्श को ध्यान में रखना जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत गणमान्य श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक टंडन जी, अनिल मौर्य जी, चंदा असानी जी। तो सबसे पहले हम ओम द्विवेदी जी से शुरू करेंगे, उसके बाद आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप 1 से 2 मिनट में अपने वक्तव्य या क्वेश्चन आंसर को रखें, क्वेश्चन या कमेंट को रखें। जी, ओम द्विवेदी।
जी जी ओम जी नमस्कार। मेरे नमस्कार नमस्कार सर। तो मेरे दो सवाल हैं जी जी और छोटे सवाल हैं जो और हम देख। पहला सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से काफी क्रिटिकल थे, जो कि उनके ही समकालीन हैं और उन्होंने उनसे मिला भी है और उनसे उनकी बातचीत भी हुई है। उनको पढ़कर डॉक्टर अम्बेडकर पढ़कर ये लगता है कि वो गांधी के एक चालाक राजनेता है और जो एक दोहरे चरित्र वाले इंसान है और जो पुरातनवादी है और मॉडर्न नहीं है। आने वाले भविष्य के लिए गांधी जी की कोई भूमिका नहीं, एक तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि ये पढ़ के लगता है। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझने में गलती की या वो लोग एक दूसरे को ढंग से समझ नहीं पाए? तो इस पे मैं आपकी तरफ से चाहूंगा स्पष्टीकरण। और दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जी जब खिलाफत आंदोलन चला, जो कि कई अपने आंदोलन के दौरान कई बार हिंसक भी हुआ और गांधी जी ने उस आंदोलन का समर्थन किया, तो वहां पर गांधी जी क्या सही थे या गलत दोनों बहुत जटिल प्रश्न हैं। बहुत धन्यवाद ओम जी आपको। उनका जवाब आसान नहीं है। मुझे लगता है कि अंबेडकर के जीवन की जो परिस्थितियां थी, अंबेडकर जिस जीवन से, जिन अनुभवों से गुजर कर उभरे थे और उन्होंने अपनी एक अद्वितीय स्थान बनाया था अपनी जिस योग्यता से, उसको उस समय की तत्कालीन कांग्रेस ने अगर ठीक से ज्यादा करीब जाकर समझा होता, थोड़ा हृदय के साथ उनसे व्यवहार किया होता, केवल एक प्रतिद्वंदी और एक विपरीत राजनीतिक विचारधारा चिंतक वाले एक चिंतक के रूप में ही नहीं, एक विरोधी के रूप में नहीं, तो शायद वो जो कटुता हमें मिलती है अंबेडकर में, वो शायद कम दिखती है। तो जो कुल मिलाकर जो पूरा एक कांग्रेस, उस समय ये मानना पड़ेगा कि गांधी जी की अस्पृश्यता, और अंबेडकर ने एक कमी, उन्होंने गलती है कि उन्होंने अस्पृश्यता को जितनी गहराई से महसूस करके उसके खिलाफ जितनी जैसी लड़ाई लड़ी गांधी ने, उसको उन्होंने कभी स्वीकृति नहीं की, उसकी चर्चा भी नहीं की। उसको उन्होंने पता नहीं किस रूप में देखा। लेकिन गांधी, अस्पृश्यता से गांधी की जो एक तरह से घृणा थी, वो बिल्कुल हिल जाते थे, उसको लेकर हिले हुए थे। और उसके लिए उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो उन्होंने उनके अपने जीवन में जो बदलाव आया, उनके अपने जीवन में उन्होंने, अब मैं गांधी जी के शब्द हरिजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज हम दलित कहेंगे, उनके आश्रम में जो जिस व्यवस्था, जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, जिसमें कोई जाति और वर्ण और ये सब कुछ नहीं था। हम जानते हैं लक्ष्मी नाम की एक अछूत लड़की को उन्होंने गोद लिया। इन सबको या तो अम्बेडकर ने अपनी उस उग्रता में समझने की जरूरत नहीं समझी, या दोनों के बीच में कोई एक अच्छा, कोई CF एंड्रयूज जैसा मित्र भी नहीं था, ऐसा मुझे लगता है, जो उनमें एक दूसरे को के बीच कोई पुल का काम कर सकता। ये गांधी जी को भी कोशिश ज्यादा करनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है, अम्बेडकर को और करीब से समझने की, उनके ज्यादा पास जाने की। लेकिन ये तो दोनों को हमें मानना पड़ेगा कि दोनों ने अपने अपने तरीके से दलित प्रश्न को, अस्पृश्यता को, अस्पृश्य और पिछड़ी जातियों के प्रश्न को, उनके महत्व को समझा। और गांधी ने तो इसी एक अस्पृश्यता के कारण पूरे समूचे हिंदू धर्म को का कलंक है, और वो उसके रहते वो उसको जितने कड़े शब्दों में कहा है, जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, उनका जो वैकोम मंदिर प्रवेश आंदोलन था, वो तो गांधी ने लड़ा ना, क्यों लड़ा? तो दोनों ओर से मुझे लगता है कि एक दूरी बनाकर दुनिया बन गई थी, उनको कम करने की कोशिश करने वाले उस समय नहीं थे। और भी कई और चीजें थी, हो सकती है। एक अम्बेडकर में हमें एक कुछ असाधारण, मैं कहूंगा कि कम से कम मेरे लिए वो एक
आश्चर्यजनक और असाधारण कटुता गांधी के प्रति दिखती है। गांधी ने इस तरह की कोई कड़वी बात कभी आज तक उस समय अंबेडकर के लिए नहीं कही। गांधी के कारण ही अंबेडकर को पहली सरकार में मंत्री बनाया गया। ये गांधी का सुझाव था नेहरू के। तो मैं समझता हूं कि इसको देखा जाना चाहिए। जहां तक खिलाफत आंदोलन का प्रश्न है, वो एक बहुत उलझा हुआ सवाल है। मैं नहीं जानता, ठीक उसका नहीं बता सकूंगा कि गांधी को वो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो स्पष्ट दिखता है वो ये कि गांधी की कुछ बुनियादी जो मूल्य थे और जो मान्यताएं थी, उनमें एक हिंदू मुस्लिम एकता भी थी। और इनका यह दृढ़ विश्वास था, दृढ़तम विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना राष्ट्रीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं चल सकता, नहीं स्वतंत्रता हासिल की जा सकती। और उसके लिए उन्होंने अपनी ओर से जो सारे अनथक प्रयास किए, उनमें से एक खिलाफत आंदोलन का वो भी था। उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने जो सोचा था, उनके आकलन में गलती हुई। वो जो चाहते थे वो नहीं हो सका। ये मैं कहूँगा कि उनका आकलन गलत सिद्ध हुआ। ये उनकी रणनीतिक, राजनीतिक, जो भी आप कहें, ये उनकी नाकामी थी। उन्होंने ये सोचा था कि इस आंदोलन में दोनों मिलकर इसको लड़ेंगे तो हिंदुओं के प्रति जो एक, और कांग्रेस के प्रति और गांधी के प्रति एक दुष्प्रचार जो उस समय से चल रहा था कि ये हिंदुओं की पार्टी है, गांधी हिंदुओं के नेता हैं। जिन्ना ने तो उनको कभी कांग्रेस या देश का नेता माना ही नहीं, वो हिंदू नेता ही कहते रहे उनको अंत तक। और वो हिंदू मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं गांधी, जो गांधी और कांग्रेस कहती थी, इसको जिन्ना हमेशा नकारते रहे। हमेशा उन्होंने हिंदुओं की कांग्रेस और हिंदुओं का नेता कहा। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को दिल जीतने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए, आजादी के आंदोलन में साथ लाने के लिए उन्होंने खिलाफत में उनका साथ दिया। ये उनकी राजनीतिक बहुत गलत बहुत आकलन धन्यवाद। हो सकता है। अब निवेदन करना चाहेंगे श्री अनिल नौरिया जी से। जी जी, श्री अनिल नौरिया जी, आप सुन सकते हैं, सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। यस यस। मुझे अगर थोड़ा अनुमति देंगे तो अनिल नौरिया जी का परिचय रखूं। अनिल जरूर। नौरिया जी भारतीय संसद के प्रसिद्ध सांसद महावीर त्यागी जी के प्रपौत्र हैं। अच्छा। दून स्कूल में पढ़े हैं और दून लाइब्रेरी में तो खैर, मैं आज यही कहना चाह रहा हूँ कि राहुल जी का व्याख्यान मुझे बहुत पसंद आया। और ये जो दो पॉइंट्स उन्होंने उठाए, एक क्वेश्चनर ने, डॉक्टर अंबेडकर वाला और खिलाफत वाला, इस पे एक मिनट में कुछ कहना चाह रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तो राहुल जी ने जवाब दे ही दिया। खिलाफत का मुझे ये कहना था कि नहीं, इससे पहले एक चीज और, कि दलित शब्द गांधी जी ने भी इस्तेमाल किया 1920s में। ये इतनी बुरी कंडीशन है कि कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ समय बाद वो नापसंद किया जाएगा। तो ये चीज गांधी जी ने 1920s में ही लिखी हुई है। 2-3 बार उन्होंने दलित शब्द इस्तेमाल किया और कहा कि ये सही शब्द है, लेकिन कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे वो कुछ अरसे बाद पसंद नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये दलित लोग गांधी जी के साथ आंदोलनों में जेल गए, उन पे निगाह नहीं जा पाती है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया के दलित लीडर उस वक्त चौधरी बिहारी लाल और
जुगलाल चौधरी जो बिहार के थे और चौधरी बिहारी लाल यूपी के, देहरादून के, बिजनौर और देहरादून के थे। उस वक्त तो ये माने हुए लीडर्स थे नॉर्थ इंडिया के। डॉक्टर अंबेडकर को उस जमाने में महाराष्ट्रियन फिगर्स माना जाता था जी। ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमेना, बल्कि जब संविधान सभा हुई उसके बाद एक पैन इंडियन पर्सनालिटी डॉक्टर अंबेडकर की हो गई। तो लेकिन ये जो बाकी फिगर्स थे, जो दलित फिगर्स जो गांधी जी के आंदोलन में जेल गए, इन पे कुछ काम होना जरूरी है। क्योंकि ये जो बात राहुल जी ने कही कि कोई CF एंड्रूज जैसा फिगर, जैसे टैगोर और गांधी जी के बीच में CF एंड्रूज और W पियर्सन जैसे लोग थे जो एक किस्म से एक ब्रिज का काम करते थे, वैसे ही ये दलित लोग जो गांधी जी के आंदोलनों में जेल गए, इनमें से कई लोग भी ये काम करते थे गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। जैसे जगजीवन राम का भी रोल इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। जगजीवन राम की, हाँ, तो ये सब चीजें मेरे से अध्ययन करने के लायक हैं, क्योंकि अब फोकस बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर पे ही होता है, तो ये सब चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आए स्टडीज में तो एक नुअंस्ड, एक अंडरस्टैंडिंग आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया अंबेडकर के बारे में हो सकती है। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। दूसरा ये जो खिलाफत का जो मसला है, धन्यवाद इस पे आदरणीय आलोक टंडन जी। जी, मैं खिलाफत पे कुछ कहना चाह रहा था। हेलो जी। खिलाफत पे बोलूं? जी बिल्कुल, आप बोलिए जी। म्यूट हो गया। हाँ जी, आलोक टंडन जी से निवेदन करेंगे कि वो अब ठीक हो गया? अब ठीक हो गया क्या? जी अनिल जी, आपकी आवाज कट रही है बार बार। हेलो, आप ठीक हो गया अनिल जी। शायद ये लोकेशन। हाँ, तो इसमें क्विकली मैं बस ये कहना चाह रहा था कि खिलाफत मूवमेंट जो थी, खिलाफत का जो ग्रीवेंस थी, वो गांधी जी ने उसका आगाज नहीं किया था। खिलाफत का मसला चल पड़ा था, गांधी जी ने उसको एक नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा। तो ये जो बात उठी कि वायलेंस हुई थी जो वायलेंस, जब गांधी जी इसमें आ गए तो ये नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन में जुड़ गया। 3 इश्यूज, एक स्वराज, एक पंजाब का रॉन्ग्स, जिसमें पंजाब में मार्शल लॉ जो हुआ था उसमें जो अत्याचार हुए थे उसको लेकर, और तीसरा खिलाफत। तो ये कॉम्पोजिट एक मूवमेंट चल रहा था। इसमें वायलेंस हुआ, बॉम्बे में हुआ और गोरखपुर में हुआ बाद में, और 3-4 जगह और भी हुआ है हिंदुस्तान में। और जब हुआ तो इस पे गांधी जी ने वार्निंग्स दी थी कि देखिए, अगर वायलेंस होते रहा तो ये सिविल डिसोबीडियंस जो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ बारदोली में, और एक साउथ इंडिया की डिस्ट्रिक्ट थी गुंटूर, वहां भी वो चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलाना। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि अगर ये वायलेंस होते रहा तो ये कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं होंगी जिसमें ये हो सके। तो जब चौरी चौरा में हुआ तो वो लास्ट स्ट्रॉ बन गया उनके लिए। तब उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस जो कॉन्टेम्पलेटेड है, जो हम सोच रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस, वो अब हम नहीं, अब उसको सस्पेंड करते हैं फिलहाल। और ये बात फिर कांग्रेस ने भी एंडोर्स की।
तो जो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए उसकी वजह से ही सिविल डिसोबीडियंस का प्लान सस्पेंड किया गया। नॉन कोऑपरेशन तब विड्रॉ नहीं हुआ। नॉन कोऑपरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट था। अक्सर लोग कह देते हैं कि चौरी चौरा के बाद नॉन कोऑपरेशन विड्रॉ हुआ, वो सही नहीं है। हुआ ये कि सिविल डिसोबीडियंस जो बारदोली में होना था और जो एक साउथ इंडिया के एक डिस्ट्रिक्ट में कॉन्टेम्पलेटेड था, वो सस्पेंड किया गया, पर नॉन कोऑपरेशन विड्रॉ नहीं हुआ। ये बात गांधी जी ने भी कई बार क्लैरिफाई की। उस पे डिबेट होते रहा, नॉन प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स के बीच में, जो कि 2 साल और चला। और उस डिबेट के दौरान ही तो जवाहरलाल जी की अरेस्ट भी हुई पिकेटिंग के मसले में वगैरह, और आंदोलन हुए, बोरसाड में हुआ, 3-4 जगह और भी हुए। और गया में जो कांग्रेस का सेशन हुआ 1 साल बाद, उसमें तो काउंसिल एंट्री का जो रेजोल्यूशन कुछ लोगों ने पेश किया, वो तो रिजेक्ट हो गया था गया के सेशन में। तो नॉन कोऑपरेशन विड्रॉ नहीं हुआ था, पर सिविल डिसोबीडियंस, वायलेंस के इंसिडेंट्स की वजह से ही सिविल डिसोबीडियंस का प्लान सस्पेंड कर दिया गया। बस ये मैं क्लैरिफाई कर रहा था। जी, बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत Thank महत्वपूर्ण बात बताई, सुझाव भी अच्छा दिया। थैंक यू। आपका लेक्चर बहुत पसंद आया। जी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। समय तो हो गया है, लेकिन आलोक टंडन जी से निवेदन करेंगे। उसके बाद हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री विजय प्रताप जी भी जुड़े हैं, तो 1-1 मिनट का टिप्पणी ले लेते हैं। जी, आलोक टंडन जी। नहीं, मेरी टिप्पणी हो गई। बहुत पसंद आया मुझे राहुल जी का लेक्चर, बहुत समय बाद सुना। राम राम। राम राम भाई साहब, जय सिया राम। अरे आप कहाँ आ गए? वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। धन्यवाद। राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी विस्तार से चर्चा की, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि गांधी को लेकर उनकी बहुत सारी सफलताओं और असफलताओं दोनों को लेकर बहुत सारी चर्चा की जरूरत है। और ये जैसे खिलाफत है या अम्बेडकर से संबंध है या और भी बहुत सारे ऐतिहासिक जो गांधी की भूलें भी कही जा सकती हैं, सीमित सफलताएं भी कही जा सकती हैं, उन सबके लिए हमको एक अलग से चर्चा का मौका देना चाहिए। लेकिन मुझे 2 छोटे छोटे से सवाल हैं, और सवाल ये है कि जब राहुल जी बोल रहे थे, ये उम्मीद थे कि वो आज की पत्रकारिता और आज का जो राजनीतिक सामाजिक जीवन का स्खलन है, उसकी चर्चा करते हुए हमें बताने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है और क्या किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये सोच के बैठें कि गांधी ऐसा कोई व्यक्तित्व उभरेगा और वो फिर हमको दिशा दिखाएगा, तो ये मुझे लगता है कि हमको डॉक्टर सुधीर चंद की जिस पुस्तक का उन्होंने जिक्र किया, वो एक असंभव संभावना ही लगती है। तो मैं चाहूंगा कि ये 2 पक्ष जो उनके आज के बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही प्रवाहपूर्ण भाषण में छूट गए हैं, वो थोड़ा सा इसके चर्चा करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जी आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केंद्रीय प्रश्न है आज के। आप जानते हैं प्रवाह के साथ क्या होता है गड़बड़, कि वो चलता जाता है और हम उसमें बहते जाते हैं। तो वो हुआ मेरे साथ। तो आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि हम सभी जानते ही हैं। एक अलग लेक्चर किया जाए उस हाँ, वो तो, और वो यूनिवर्सिटी के ऑस्पिसेस में नहीं, किसी स्टडी सर्कल के उसमें किया जाए, कहीं भी किया जाए, विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए, स्टडी सर्कल में भी होना चाहिए। आपके सौजन्य में तो होगा ही होगा, नेतृत्व में। तो एक
लोकतांत्रिक प्रभुत्व हासिल करने की एक जो इच्छा है, राज्य और राज्य की समस्त संस्थाओं और शक्तियों को अपने हाथ में लेकर फिर अपने ढंग का देश बनाने की इच्छा, जो हम जानते हैं कि कैसा होगा, मूल प्रेरणा तो वो लगती है। मैं ये यहाँ कह दूं, आलोक जी को सबको बताना चाहूंगा कि मैंने जब आंख खोली तो संघ में खोली, और मैं पूरी किशोरावस्था यानी 17, 18, 19 साल की उम्र तक संघ में रहा, स्वयंसेवक रहा, द्वितीय वर्ष शिक्षक भी रहा हुआ। फिर ईश्वर ने बचाया, कुछ स्वाध्याय ने बचाया, कुछ गांधी ने बचाया। गांधी मिल गए, जय कृष्णमूर्ति मिल गए, तो इन सब ने मिलकर मुझे बचा लिया और चीजों को दूसरे तरीके से देखने की दृष्टि दी। तो ये जो हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इसको मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। मन में जो है कई बार व्यक्त होता है खुल के, अब तो कोई निसंकोच व्यक्त भी होता रहा है, तो वो हम जानते हैं। धीरे धीरे और एक शून्य था जो लगभग 100 यानी अब तो 97-98 साल हो रहे हैं, ये 97वां साल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो इतने लंबे समय का जो उसका प्रयास है, जो उसका काम है, जो निरंतर बढ़ता गया है, प्रसारित होता गया है, उसका प्रभाव भी हमें देखना चाहिए। और उसको रोकने के लिए जिस तरह की मानसिकता की, जिस तरह की सामाजिक राजनीतिक शक्तियों की जरूरत थी, जो उस समय अगर हम कांग्रेस की बात करें तो धर्म को लेकर, धर्म के और हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म और भारत से उसके संबंध को लेकर जो 100 साल, 150, 200 साल पहले से, 150 साल पहले से तो जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो अलग अलग मत उभर रहे थे धीरे धीरे, जो सांप्रदायिकताएं जैसे परस्पर प्रतिक्रिया में बढ़ी, उनके एक बहुत लंबा जटिल इतिहास है। मैं नहीं समझता कि मुझ में अभी योग्यता भी है और समय है हमारे पास उन चीज़ों में जाने का, लेकिन कुल मिलाकर एक ये हिंदुओं में भाव ये घर करता गया है, गहराता गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और उसको, इस आश्चर्यजनक भाव को लोगों को सत्य के रूप में मान लेने में कामयाबी मिली है उनको। ये शायद मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। ये एहसास कि हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, और उनके कारण और उसको, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को खतरा है, वैसे ही जैसे इस्लाम को खतरा है ये बताकर उनका ध्रुवीकरण किया गया, वैसे ही हिंदुत्व को खतरा है करके हिंदुओं को ध्रुवीकृत किया गया है। इनकी कोई कारगर काट इतने वर्षों में विकसित हुई नहीं, कोई विमर्श विकसित हुआ नहीं। गांधीवादी विमर्श अपनी ऊर्जा बहुत पहले खो चुका था। सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की राजनीति हुई, उसने इस भाव को प्रबल ही किया, क्योंकि और गांधी इसलिए भी विशिष्ट हैं, कम से कम मेरे लिए, कि वो कहीं से भी सेक्युलर नहीं थे। उसके जो मूल अर्थ है सेकुलर शब्द का, एक आस्थावान व्यक्ति थे। और तो अगर गांधी के हिंदुत्व को और प्रमुखता से उनके बाद के कुछ लोग सामने रख सकते, उसको दिखा सकते, तो भी शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक बार राज्य में आ जाने के बाद जो विचारधाराओं का क्षरण होता है, जो विकृतियां आती हैं, वो आज़ादी के बाद के राज्य की प्रकृति में उसमें धीरे धीरे आई, बढ़ती गई, और उनसे एक जो शून्य पैदा हुआ, उसमें फिर एक दूसरा विचार ने अपनी जगह बनाई और बनाता चला गया, विचार और भावना दोनों ने।
वो एक ऐसा मुझे लगता है बहुत ही मोटी, बहुत ही सतही किस्म की बात है ये फिलहाल तो। इस पर एक और लंबी अलग से चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी क्या हो सकता है, मुझे संक्षेप में बस ये कि मेरे लिए भी ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज, और सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो है संवाद। और अगर हिंदू मुस्लिम समस्या को आप मुझसे सहमत हो कि वो सबसे बड़ी समस्या है, तो इन दोनों समुदायों के बीच में एक अच्छे संवाद की, ईमानदार संवाद की शुरुआत होनी चाहिए, जो कई जगह हो, कई मंचों पर हो। एक जगह से नहीं होगा। हम जानते हैं कितनी बड़ी संख्याएं हैं, कितना बड़ा देश है। तो कई स्तरों पर, कई मंचों पर, कई स्थानों पर अलग अलग लोगों द्वारा इस संवाद की, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अज्ञान, एक दूसरे के बारे में और अपरिचय एक बहुत भारी समस्या है। उससे गलतफहमियां बढ़ती हैं, पैदा होती हैं, बढ़ती हैं, और वो फिर आगे जटिल होते होते, मजबूत होते होते ग्रंथियां बन जाती हैं, जो बन चुकी हैं, और शत्रुताएं बन गई हैं। अगर हम लोग मिलकर, और विश्वविद्यालय भी इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं, दूसरे जो विमर्श के मंच हैं वो भी एक भूमिका निभा सकते हैं, तो इन धर्मों के बीच में और वर्गों के बीच में एक अच्छा संवाद अगर हम बना सकें, तो मेरे हिसाब से पहली शुरुआत वो होगी। और हमें दोनों ओर के धर्माचार्यों से भी बात करनी पड़ेगी, उनको भी अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। उनको अलग रखकर ये काम नहीं किया जा सकता। भारत में धर्म की जो भूमिका है, चाहे मुसलमानों के लिए, चाहे हिंदुओं के लिए, या सिखों, किसी के लिए भी, वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम पश्चिम नहीं हैं, हम अमेरिका और यूरोप नहीं है, जहाँ पर धर्म मात्र से, ईश्वर मात्र से एक विद्रोह और एक उपेक्षा और उदासीनता की एक लहर चल रही है। भारत अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, अभी जल्दी पहुंचने वाला भी नहीं। धर्म की जो केंद्रीय भूमिका है हमारे सार्वजनिक जीवन में, उसको ठीक से समझकर धर्म की उचित व्याख्या, धर्माचार्यों से, धर्म से जुड़े लोगों से ठीक से बातचीत, उनको इस विमर्श में शामिल करना, ये बहुत जरूरी है। मैं इस बीच कुछ मैंने प्रयास किए हैं, उनके मंचों पे जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि वो जो हमारे समकालीन विमर्श हैं, जो समकालीन चुनौतियां हैं युवाओं के सामने, देश के सामने, समाज के सामने, उनसे लगभग बहुत कटे हुए हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं और पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो केवल धर्म में ही एक तरह से निरत हैं, पारंपरिक उसके परिपाटियों में और जीवन में, उनमें और समकालीन विमर्शों में, समकालीन चिंताओं और चुनौतियों में कोई, वहां भी कोई पुल नहीं है, कोई समझ नहीं। वो बनाने की जरूरत है, और वो बहुत टेढ़ा काम है। इसकी भी जरूरत मुझे महसूस होती है। तो ये 2-3 अलग अलग तरह के काम हैं, और इस पर विस्तार से कभी बात अगर रखेंगे जयंत, कभी हम लोग रख सकें कि क्या किया जा सकता है, उसकी रणनीतियां क्या क्या हो सकती हैं, तो फिर और थोड़ा सोचकर थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बात इस पे करेंगे। मैं नहीं जानता, आलोक जी ने जो बहुत जटिल कठिन प्रश्न उठाए, उनका कोई सब उत्तर मैं दे सका हूं कि नहीं, लेकिन फिलहाल तो इतनी बात करना मुझे ठीक लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी से निवेदन करेंगे कि वो आखिरी वक्तव्य के साथ वोट ऑफ थैंक्स भी दे। उन्हीं के प्रयास के वजह से आज का इतना महत्वपूर्ण संवाद हो पाया। इसके लिए जयंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी ने तत्काल इस वक्तव्य के लिए स्वीकृति दी। ये मेरे लिए बहुत एक उपलब्धि है। ये शायद पहला व्याख्यान होगा जो लगातार 2 घंटे चला है। रणधीर जी ठीक से बता पाएंगे। और इस व्याख्यान में बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़ते हैं, आज भी जुड़े। शायद हिंदुस्तान के संपादक प्रताप सोमवंशी जी जुड़े होंगे, सुजाता जी पटना से जुड़ी होंगी, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक संजय द्विवेदी जी जुड़े होंगे, और हम सब मंत्रमुग्ध होके। और सबसे बड़ी बात कि एक बहुत विचार उत्तेजक नहीं कहेंगे, बल्कि विचार करने वाली ये एक कार्यक्रम था ये।
और जो हमको निरंतर सार्थक दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, और इसको हम लोग प्रसारित भी करेंगे, जिससे कि एक बहुत अच्छा एक वातावरण बने। मैं स्वयं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आज के इस वक्तव्य से, और एक दिशा मुझे मिली है। मैं राहुल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ITM विश्वविद्यालय के गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से बहुत आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, विशेष तौर पर जयंत आपको। आपने करवा लिया, मेरे बस का नहीं था। गांधी पे बोलने की मेरी हिम्मत नहीं होती। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।